अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, मेरा नाम मोहम्मद शफ़ीक है और मैं एक और काफ़िला फ़िक्र की वीडियो लेकर हाज़िर हूँ आपके सामने। आज हमारे साथ हमेशा की तरह सैयद कुतुब हैं और उनके साथ हमने एक और मेहमान को मदऊ किया है जिनका नाम इम्माद अहमद है। ये इलिनॉय शिकागो से इनका ताल्लुक है और इंशाअल्लाह ये खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो इसके साथ ही हम प्रोग्राम को जो है वो शुरू करते हैं और इमाद भाई से पूछते हैं कि पहले वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और फिर हम आज अमेरिकन पॉलिटिक्स के ऊपर रखेंगे अपना उसी को डिस्कस करेंगे। तो इमाद भाई आप ज़रा अपना पहले तारुफ करा दें और फिर हम सवाल-जवाब की तरफ जाते हैं या डिस्कशन की तरफ जाते हैं। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट जो है वो डिस्कशन होता है ज़्यादातर, तो इंशाअल्लाह ताला वो करेंगे। Sorry, ओवर टू यू। say thank you. Thank you for inviting me. I appreciate the invitation. और मेरी इंट्रोडक्शन ये है कि मैं यूएस में काफ़ी अर्से से रह रहा हूँ, more than 25 years, probably close to 28 years. I have a degree from University of Illinois at Chicago in political science, जहाँ पे मैंने यूएस पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ा हुआ है और फिर I have a law degree from Michigan State University and I'm a practicing lawyer at a large corporation here in the US. उसमें मैं इंटरनेशनल लॉ भी प्रैक्टिस करता हूँ along with US law. तो पॉलिटिक्स से थोड़ा we have to stay in touch, we have to know what's going on around the world. But day to day I'm a lawyer, लेकिन ज़ाहिर है political science का background है मेरा, तो I'm aware of the politics that goes on in the अच्छा country and जी। पहला सवाल मेरा ये है कि आपका खुद पॉलिटिक्स में आने का इरादा है या बस पॉलिटिक्स पढ़ने का और देखने का इरादा है? पॉलिटिक्स में आने का इरादा तो नहीं है मेरा। पॉलिटिक्स मैंने पढ़ी हुई है, पॉलिटिक्स से मैं थोड़ा इन्वॉल्व रहा हूँ कैंपेन्स में, कांग्रेसमैन वगैरह के और मुस्लिम सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं एम्प्लॉयमेंट में भी रह चुका हूँ और उनके साथ मैं वॉलंटियर भी कर चुका हूँ। तो आई एम वेरी फेमिलियर विद हाउ यूएस पॉलिटिक्स वर्क्स। मैंने ट्राई किया हुआ है काफ़ी कैंपेन्स में, मैं इन्वॉल्व भी रह चुका हूँ और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इलेक्शन में खड़े होने का, ना पॉलिटिशियन बनने का। दैट्स नॉट हु आई एम। अच्छा लेकिन मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, बेहतर लोग होते हैं, जिनका कोई विज़न होता है, वो हमेशा जो है ना वो इससे दूर ही रहते हैं। मतलब हालाँकि आपने पढ़ लिया, आपने देख लिए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अभी यहाँ पे ठीक-ठाक अब देखें अब बेसिकली क्या है कि जो अ, ज़्यादातर जो डेमोक्रेट्स थे या फिर जो ऐसे थे कि जिन्होंने डिसाइड नहीं किया हुआ था वोटर्स ने, उन्होंने अब की बार ट्रम्प को वोट दिया और उसकी उसकी वजह ये थी कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ख़ास तौर पे गज़ा के अंदर किया था, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग नाराज़ थे। मतलब आपने देखा कि मिशिगन के अंदर वोट पड़ गया किसको रिपब्लिकन को और अब दूसरी भी जगहों पे तो काफ़ी सारे लोग नाराज़ थे। लेकिन अब ये भी ऑप्शन चला गया है। तो डेमोक्रेट्स और बेसिकली रिपब्लिकन्स जो है ना ये किसके पर्पज़ को सर्व कर रहे हैं हमें नहीं मालूम। लेकिन ये जो ज़्यादातर लोग हैं और ख़ास तौर पे जो मतलब जिनका ओरिजिन मिडल ईस्टर्न है या फिर अ, जिनकी हमदर्दियाँ उनके साथ मतलब जो नहीं चाहते कि वॉर हो, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं रहा। तो यहाँ पे कोई तीसरी पार्टी मतलब जो है उसको वोट देना तो बेकार ही हो जाता है। तो इसलिए ऐसे लोग की तो ज़रूरत है मतलब आप इसको क्यों कंसिडर नहीं करते? मतलब आप क्यों सोचते हैं कि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मुझे इसमें जाना है? आपने काफ़ी भारी स्टेटमेंट किया है और काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स आपने एक दफ़ा किए हैं, एक दफ़ा में किया है। एक सवाल नहीं रहा आपका ये, आपके 6-8 सवाल हो गए। तो एक तो चीज़ ये है कि ट्रंप को इतने ज़्यादा वोट्स पड़े नहीं है, डेमोक्रेट्स ने जाके ट्रंप के लिए वोट नहीं डाले। हुआ क्या है कि डेमोक्रेट्स ने वोट नहीं डाले। तो बाय डिफ़ॉल्ट रिपब्लिकन्स काफ़ी स्टेट्स जीते हैं क्योंकि बहुत से डेमोक्रेट्स पोल्स पे गए नहीं, बिकॉज़ दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड विद द डेमोक्रेटिक पार्टी। लेकिन आपका बेसिक सवाल ये था कि मेरा क्यों इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए कि उसमें उसमें 2 वजह है। एक तो ये है कि हमारी जो एज़ मुस्लिम्स, एज़ इमिग्रेंट्स जो भी हैं, हमारी टेंडेंसी ये होती है कि हम लोग वी टेंड टू बी सोशली कंजर्वेटिव। हमारी जो आइडियोलॉजीज़ जो होती हैं वो थोड़ी रिपब्लिकन पार्टी से मिलती-जुलती हैं। कुछ हद तक, ज़ाहिर है कोई ना रिपब्लिकन से मैच करती है, ना डेमोक्रेट से मैच करती हैं। और रिपब्लिकन पार्टी जो है इस वक्त जो है बहुत रेसिस्ट हो गई है। देव बिकम फार राइट विंग, देव बिकम इधर प्रो वाइट और प्रो क्रिश्चियन और प्रो जायनिस्ट और अलॉन्ग विद द सोशल आइडियाज। तो सोशल आइडियाज से हम लोग कुछ हद तक जो है काफ़ी उससे अग्री करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम, एंटी इमिग्रेंट, तो वो हमारे साथ जो है नहीं बनता उनका। ऑन द अदर साइड द डेमोक्रेटिक पार्टी वो सोशली जो है बहुत ज़्यादा लेफ्ट पे चले गए। तो उनके जो इश्यूज हैं उससे, जैसे आपकी गे राइट्स हैं, ट्रांसेक्सुअल राइट्स हैं,
रेस्ट रूम के जो बहुत इश्यूज बने थे कि कोई भी किसी भी रेस्ट रूम में जा सकता है, आपके स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को जो है होमोसेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ाई जा रही है, ये सब किया जा रहा है। दीज आर वेरी रियल इश्यूज कि आपको देखना पड़ता है कि आपके बच्चे स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं, कौन से स्कूल में जा रहे हैं, क्या हो रहा है, खासतौर से अगर आप डेमोक्रेटिक सिटीज़ में रह रहे हैं, एरियाज में रह रहे हैं। तो और फिर वो ज़ायनिस्ट एरिया में वो भी जो है कंप्लीटली हेड फर्स्ट उनकी लीडरशिप की हुई है प्रो इजराइल साइड पे। तो उस तरफ भी हमारा नहीं बनता। तो उसमें सवाल बनता है कि यार कोई तीसरी पार्टी क्यों नहीं खड़ी करते? वी आर टू स्मॉल। द मुस्लिम कम्युनिटी या पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो भी आप कह दें, वी आर टू स्मॉल टू ब्रिंग चेंज। दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। द रियल वर्ल्ड इज अ रियल वर्ल्ड। आप थियोरेटिकली आप कुछ भी कह दें, रियलिटी इज रियलिटी। द मुस्लिम पॉपुलेशन, अगर आप बहुत एग्रेसिव हाई परसेंटेज दें मुसलमानों को, वी ओनली मेक अप 2 to 3% ऑफ द पॉपुलेशन। हम लोग इलेक्शंस को टिप भी नहीं कर सकते। असलियत ये है कि अनलेस के इलेक्शंस बहुत करीब हो जाएं, और इलेक्शंस जो है मिशिगन और फ्लोरिडा और पेंसिल्वेनिया में जिस तरह अभी हुए थे, स्विंग स्टेट्स में, हाँ। वहाँ पे आके डिसाइड हो रहे हैं, तो हमारी पॉपुलेशन कभी कभार इतनी बन जाती है कि हम 1-2 स्टेट टिप करते हैं, वो भी अगर टिप कर लें। मिशिगन में जैसे मुसलमानों ने टिप कर लिया था, लेकिन पेंसिल्वेनिया में द जूश पॉपुलेशन टिप्ड इट। So these are the issues that we have to keep in mind. We're not the decision makers. We're not the players. That's the reality of it. But that doesn't mean कि हम लोग को एक्शन नहीं लेना चाहिए। हम लोग को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हमारा एक्शन जो है जहाँ पे बनता है वहाँ बने। फिर दूसरा ये कि जो लोग अपनी जिनकी आइडियोलॉजी थोड़ी बहुत ज़्यादा मैच करती है डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, यूजुअली वो थोड़े वेलकमिंग होते हैं इमिग्रेंट्स के साथ और मुस्लिम्स के साथ। रियलिटी ये हमें शो करती है, तो वो पार्टीज में एंटर हो जाते हैं और वो तो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं कुछ हद तक। तो आपको पता है कि कांग्रेस में जो है 2-3 कांग्रेस वुमेन हैं जो मुसलमान हैं, और आपकी लोअर लेवल पॉलिटिक्स में भी, इलिनॉय में स्टेट लेजिस्लेशन में भी आपके मुसलमान हैं, मिशिगन में आप चले जाए वहाँ भी मुसलमान हैं। तो जिनको आपको पता है हर लेवल के लोग होते हैं, उनको अगर वो कराहियत नहीं होती है तो वो ज्वाइन कर लेते हैं, वो इफेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको ये होता है कि आपके डे टू डे अफेयर्स जो होते हैं वो आपको फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे जो पॉलिटिक्स सिस्टम होता है, आप यू कैन नॉट होल्ड ऑन टू वन आइडियोलॉजी एंड स्टिक टू इट। यू हैव टू barter because it is a two-party system. The US system is a two-party system. It is not a multi-party system. उसकी भी एक theoretical reason है। It's a congressional system. It's not a parliamentary system. पाकिस्तान में हम लोग का parliamentary system होता है। parliamentary system में कोई भी पार्टी बना सकता है। आप जाए अपनी पार्टी बना लें, आप खड़े हो जाएं, पार्टीज के आप अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डाल दें तो आपकी अलग पार्टी बन जाती है। आपने जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पीपीपी एक बन गई थी, याद है आपको? क्योंकि वो पार्लियामेंटेरियंस ने कहा कि हम इधर वोट नहीं डाल रहे हैं, उधर वोट डाल रहे हैं, 10 हो गया तो उनकी अलग पार्टी बन गई। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। कांग्रेशनल सिस्टम में इस तरह नहीं होता। कांग्रेस के सिस्टम जो होता है उसमें सिर्फ 2 पार्टियां होती हैं। यूर ईदर राइट और लेफ्ट, यूर ईदर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, दैट्स इट। तो आप विद इन दोज 2 पार्टीज यू कैन मनूवर, एंड उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। इट्स जस्ट that's the way it works until a party collapses. अगर रिपब्लिकन पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी collapse हो गई तो फिर तीसरी पार्टी आ सकती है। तो वरना the system just doesn't allow for a third party. हाँ, मतलब अच्छा, सिस्टम अलाउ का मतलब जैसे ग्रीन पार्टी और लिबर्टेरियन पार्टीज और बहुत सी पार्टीज इस तरह की आती रही है ना, लेकिन वही है कि उनको ज़्यादा जो 2 मेन पार्टीज हैं उनके आगे कोई और तीसरी चलती नहीं है, चाहे कितना ही मशहूर क्यों ना हो। हाँ, तो उस मतलब हिसाब से भी बात, मतलब हाँ, हाँ, थोड़ा सा बता तो दो। कानूनी तौर पे कोई रोक नहीं रहा आपको पार्टी क्रिएट करने में। आप पार्टी क्रिएट कर लें, लेकिन प्रैक्टिकल जो है जो पॉलिटिकल थियरी में आप देखें, हिस्टोरिकली जो है तीसरी पार्टी मेंटेन नहीं कर पाती। इट जस्ट डजंट वर्क, इसलिए कि आपका एजेंडा जो है होता क्या है कि डेमोक्रेटिक पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी कोई ना कोई अडॉप्ट कर लेती है। अगर वो देखते हैं कि 10-15% लोग जो है इस इशू को अडॉप्ट कर रहे हैं और उससे उनको वोट मिल जाएगा, तो अपना इशू थोड़ा चेंज करके उस इशू को अडॉप्ट कर लेते हैं। इसी तरह जैसे मैगा के जो इश्यूज हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली रिपब्लिकन पार्टी इश्यूज फ्रॉम द 1990s और 2000s, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ने अपना 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 जो आइडियोलॉजी थोड़ी शिफ्ट कर दी, मैगा को इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो मैगा अलग से पार्टी नहीं बनी, मैगा बिकेम इनकॉर्पोरेटेड विद इन द रिपब्लिकन पार्टी। तो ये पार्टी शिफ्ट होती रहती हैं। देखते हैं कि इलेक्टोरल वोट्स किस तरफ जा रहे हैं और ये अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर देती हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी परमानेंट नहीं होती। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो होती है आपकी आइडियोलॉजी परमानेंट होती है। आप कहते हैं कि हमारा ये एजेंडा है और ये हमारा मकसद है, एंड में हमें ये करना है। कांग्रेशनल सिस्टम में ये नहीं होता। कांग्रेशनल सिस्टम में एक पार्टी राइट पे होती है, एक थोड़ी लेफ्ट पे होती है,
और फिर वो अपने ग्रुप्स बना करके वो देखते हैं कि किस तरह में वोट्स मिल रहे हैं और फिर वो एजेंडा अपना रीराइट कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ दे गेट वोट्स। तो अब जैसे ग्रीन पार्टी है वो लेफ्ट पे होती है, अगर डेमोक्रेटिक पार्टी देखेगी ग्रीन पार्टी में इतनी सपोर्ट आ रही है कि वो 5, 10, 15% लोग के वोट्स उठा लेंगे, तो डेमोक्रेटिक पार्टी अचानक से जो है बहुत इन्वायरमेंटलिस्ट बन जाएगी, इसलिए कि वो ग्रीन पार्टी की एजेंडा बहुत बड़ा है। तो ऑल ऑफ अ सडन आप देखिए डेमोक्रेटिक पार्टी कहेगी नो वी हैव टू फाइट फॉर द एनवायरनमेंट, वो आपका बहुत बड़ा इशू बन जाएगा डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए, वो एजेंडा जो है वो ग्रीन पार्टी से छीन करके अपना बना देंगे। तो होता क्या, फिर लोग कहेंगे ग्रीन पार्टी को क्यों वोट डाले, वो तो जीतेंगे नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट डाल देते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी तो जीतती है, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस। तो हिस्टोरिकली दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। तो वो तीसरी पार्टी जो है वो कुछ कर नहीं पाती, वो अपना शोर मचाते हैं और चाहते ये है कि ये जो इन दोनों में से कोई एक दो पार्टीज हैं ये हमारा एजेंडा उठा लें। That's all they अच्छा। can do. So they're not really realistic candidates. हम्म कानूनी तौर पे अच्छा कोई मसला नहीं है, लेकिन practically that's what happens. अच्छा, ये आपने जैसे बोला कि अब जो रिपब्लिकन है वो बिल्कुल फार राइट बन चुकी है और उसके जो है अब मतलब फार राइट बिल्कुल आपको नजर आता है कोई कि जो है वाइट सुप्रीमेसी वगैरह, और लेकिन वो कुछ जो बातें सही कर रहे थे इसके अंदर वो सही थी ना कि हम मतलब ये जो आपका आप कह रहे हैं कि जो जो डेमोक्रेट्स हैं वो बेसिकली बहुत ही लिबरल हो गए ना, बहुत ही ज्यादा उन्होंने तो मतलब गे राइट्स और ये आप जो मतलब आप किसी को बर्थ के ऊपर ये भी अनाउंस नहीं कर सकते, ये उसकी उसकी मर्जी पे छोड़ दो ना बच्चे की कि वो क्या अपने आप को। तो अब ये दोनों में कुछ ना कुछ बातें हैं सही हैं, इधर थोड़े से मतलब ये लेफ्ट के हैं वो राइट के हैं। तो अब इसमें तो मतलब यही मसला है कि लोग क्या करें ना, ये तो 2 पार्टीज़ बड़ी पार्टीज़ हैं और अब और कोई आने को भी तैयार नहीं है। मसलन इन्हीं के लोगों में से कोई ऐसे निकले कि हम बनाते हैं जो कि थोड़े से मॉडरेट होंगे इन चीज़ों के अंदर, ताकि कोई चॉइस हो, वो भी नहीं है कोई चॉइस लोगों के पास। तो यहाँ पे और दूसरी चीज़ ये कि आप मतलब लॉयर भी हैं, तो मुझे एक और इसमें ये सवाल ऐड करना था कि मतलब हमने शुरू से सुना था कि यहाँ की कोर्ट जो है ना काम करती हैं और इंसाफ देती हैं। लेकिन वो तो मतलब अब इतना अरसा यहाँ पे गुज़ारने के बाद तो लगता है कि ये तो इनका सिस्टम भी बिल्कुल क्या बोला जाए, मतलब ये भी उसी के पीछे चलते हैं। और हमने देखा जैसे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में भी या फिर दूसरे मामला अभी आप देख लें कि जो चल रहा है, यानी कि कोई किसी की अकाउंटेबिलिटी इस उस तरह से नज़र नहीं आती जैसी होनी चाहिए थी। अभी कितने तो आपको ये सिस्टम कैसा लगता है? मतलब आप भी इसको उसी नज़र से देखते हैं या आपको लगता है कि नहीं है मतलब हम थोड़ा गलत देख रहे हैं इसको? तो आपका सवाल जो जुडिशल सिस्टम का है, देखिए जुडिशल सिस्टम जो है आपका इट्स बेस्ड ऑन ह्यूमन बीइंग, राइट। आपका कानूनी सिस्टम जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम है। आप एग्री करते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में इश्यूज हैं, राइट, देयर इज सम करप्शन गोइंग ऑन, देयर इज ऑल दोस इश्यूज के पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म आ गई है। जो आपका जुडिशल सिस्टम है उसका काम जो है वो कानून इंटरप्रेट और अप्लाई करना है, और वो भी इट्स रन बाय ह्यूमन बीइंग्स। आपका ये कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है, जाहिर है ह्यूमन बीइंग्स है, वो भी उनका भी इन्फ्लुएंस होता है, उनका पर्सनल इन्फ्लुएंस होता है, उनका वो भी अखबार पढ़ते हैं, वो भी पॉलिटिकली रेडिकलाइज होते हैं, जैसे हर एक आदमी होता है। अब होता है क्या, जब आपका कानून जो है बिगड़ना शुरू हो जाता है तो आपके जस्टिस सिस्टम भी बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो वो बैकलैश जो है हर लेवल पे होता है। तो ये इश्यूज जो है ये होने, और जस्टिस सिस्टम में ये है कि जस्टिस सिस्टम हियर इज नॉट अ सिस्टम ऑफ फेयरनेस। सबसे सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों की ये होती है कि यहाँ पे आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट इज गोना बी फेयर विथ यू, और यहाँ पे कोर्ट आपको सीधा सीधा कहते हैं, आपको जो व्हेन यू गो, आप लॉ स्कूल में हो या कोर्ट में हो, द कोर्ट्स जॉब इज नॉट टू बी फेयर। व्हाट्स द कोर्ट्स जॉब? द कोर्ट्स जॉब इज टू अप्लाई द लॉ। If the law is not fair, the court is never going to be fair. If the law is unjust, the court will be unjust. इसलिए कि यहाँ पे जज का क्या होता है, उसका हाथ बंधा हुआ होता है। द वे यू नो कि जज अपना काम कर रहा है, वो अनजस्ट लॉ को अप्लाई करता है, जस्ट लॉ है वो अप्लाई करता है, वो लॉ अप्लाई करता है, वो लॉ से डिसएग्री भी करे वो अप्लाई करेगा। और उसमें जो आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि आपके कानून जो है इतने डिवाइसिव हो गए। पहले होता था यूएस में कि आपके लॉज जो थोड़े जो आपके डिसएग्रीमेंट्स होती हैं पॉलिटिकली इतनी मेजर नहीं होती थी, अब तो बहुत एक्सट्रीम पे चली गई हैं दोनों पार्टीज।
तो अब क्या है कि अब दोनों पार्टी अपने इश्यूज लेकर के आते हैं और दोनों ने कानून जो है एक तरह से अनजस्ट बना दिया है। तब वो कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में अब जो काजी बैठा होता है वो फिर अपना जरिया भी लेकर के आता है। जैसे यूजुअली जजेस और पॉलिटिशियंस टू, या तो वो डेमोक्रेट्स होते हैं या रिपब्लिकन्स होते हैं। अगर वो असली में नहीं होते तो वो होते हैं इन टर्म्स ऑफ वोटर्स, राइट। और फिर वो जब लॉ अप्लाई करते हैं, वो उनको लॉ पसंद नहीं होता लेकिन वो अप्लाई करते हैं, लाइक दैट्स द लॉ। अब आप कहें कि मेरे बच्चे को ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, ओके दैट्स द लॉ, आई हेट द लॉ बट आई हैव टू अप्लाई इट। क्या कर मतलब सकते रूल हैं ऑफ लॉ आप? एटलीस्ट होना चाहिए ना मतलब रूल ऑफ लॉ है, एंड इफ द हाँ, रूल रूल ऑफ ऑफ लॉ लॉ तो इज होना चाहिए। बैड और हाँ, और लॉ then को you चेंज can't करना है blame तो the वो तो court, फिर कोई कांग्रेस पे जाएगी ना बात वापस के। अगर लॉ को right? चेंज करना है तो फिर आप कांग्रेस में जो लोग बैठे हैं वही चेंज करेंगे। हाँ, और ये सिर्फ कांग्रेस का इशू नहीं है। यूएस में जो है आपकी ये मल्टी टीयर्ड लीगल सिस्टम है। आपके कांग्रेस में तो फेडरल लॉज है, सही, वो तो फेडरल फेडरल कोर्ट लॉज का होते इशू हैं, है, हाँ, लेकिन आपके स्टेट लॉज मेजोरिटी होते लॉज हैं। जो है वो स्टेट लेवल पे। यही चीज जो आप फेडरल लेवल पे देख रहे हैं आप स्टेट लेवल पे देख रहे हैं। आपके स्टेट्स जो है ब्लू स्टेट्स हैं, रेड स्टेट्स हैं। मैं इलिनॉय में बैठा हूँ, कुतुब भाई आर्कांसो में बैठे हैं, शफी भाई आप पता नहीं कहाँ बैठे हैं। हर स्टेट का अपना लॉ है, हर स्टेट अपने एक एक्सट्रीम पे जा रहा है और वहाँ के जजेस जो है वो अपने एक्सट्रीम पे अप्लाई कर रहे हैं। एंड देयर नॉट लुकिंग एट फेयरनेस। वो ये नहीं देखते कि उस लॉ का इफेक्ट आप पे क्या होगा, नहीं देखते वो कहते हैं कि आई नो इट्स गोइंग टू रूइन योर लाइफ, इट डजंट मैटर, आई हैव टू अप्लाई द लॉ। और फिर होता क्या है, कभी कभार जजेस होते हैं कहते हैं कि यार ये तो बहुत ही अनफेयर चीज है, तो फिर उनमें थोड़ी सी इंसानियत आ जाती है, वो कहते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, एंड देन दैट क्रिएट्स अ क्लैश, राइट, दैट क्रिएट्स अ क्लैश सही। कि आपने कानून कैसे नहीं फॉलो किया। That's not what the law means. How dare you come in and do this? और फिर ये जो क्लैश शुरू होता है जस्टिस सिस्टम में, that's never good for the system. लेकिन unfortunately the system is not set up to do what's right. The system is set up to enforce the law. अच्छा मतलब फिर इससे मैं जो समझ रहा हूँ वो ये है कि नॉट नेसेसरीली कि जस्टिस या जजेस या वकील वो करप्ट है, नॉट नेसेसरीली। वो जस्ट लॉ अप्लाई कर रहे हैं जो लॉ है। अब अगर लॉ में ख़राबी है तो वो ख़राबी है, और आप उसको नहीं कर सकते। या ये कि अगर कोई जुर्म साबित नहीं हो रहा तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी, इस तरह की Exactly. चीज़। अब आप कह लें कि ये अनफेयर है तो अनफेयर है, क्या करें Exactly. तो तो Exactly. मतलब ये कि हाँ, मतलब इसको इस हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा मुझे समझ आ रही है बात हाँ। कि अब जैसे मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे जो है अभी तीन तीन साल पहले मुझसे मुझसे पूछा गया था कि मैं जज के लिए अप्लाई करूं। मुझसे जजेस कह रहे थे, मैंने मना कर दिया था, इसलिए मुझे पता था कि ये दीनी तौर पे हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए जिस तरह के लॉज इलिनॉय में खास तौर से आ रहे हैं, ये आपके लॉज इतने गए गुजरे हो चुके हैं क्या कि जज के ऊपर जरूरी है कि अप्लाई करें। और मैं अब ऐसी जगह बैठ के मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ भाई? मुझे बाद में जाके अल्लाह ताला से मगफिरत मांगनी पड़ेगी हर दिन 100 दफ़ा, जैसे कि 100 दफ़ा कर रहा हूँ मैं दिन में, नहीं कर सकता। और इसी तरह मैं आपको एक और बताता हूँ। मेरी अभी जज से बात हो रही थी इसी हफ्ते। मेरे दोस्त हैं, कॉलीग्स हैं, उनमें से एक कॉलीग है जज बन गया, उससे मैं लंच पे जाता हूँ कभी कभार। तो मुझसे कह रहा था कि शिकागो में एक जज है, अब उसके खिलाफ जो है एक कैंपेन शुरू हो गया कि उसको निकालो, और पुलिस वाले भी उसके पीछे पड़ गए हैं। क्यों पड़ गए हैं? क्योंकि उसने एक मुजरिम को रिहा कर दिया था और उसने जाकर एक पुलिस वाले को कत्ल कर दिया। सही है, अब पुलिस भी उसके पीछे पड़ गई है, मीडिया भी उसके पीछे पड़ गई है। वो कहता है कि अब ये जज के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन द जज डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, द जज अप्लाइड द लॉ सेड यू हैव टू लेट हिम गो। लेकिन वो पीछे पड़े, उसको क्यों छोड़ा तुमने? वो तो बड़ा डेंजरस आदमी था। वो कहता मैं क्या कर सकता हूँ, राइट? आई मीन व्हाट कैन यू डू? कहता वो बेचारा वो जो जज है वो फंस गया है, क्योंकि वो कहता है आई नो ही इज डेंजरस बट द लॉ सेज आई हैव टू लेट हिम गो। अच्छा, एक आखिरी मुझे सवाल करके उसकी तरफ चलते हैं, सही है। अमेरिका ईरान वॉर की तरफ चलते हैं। लेकिन मेरा आप दोनों से जो भी इसका जवाब देना चाहे, वो ये है कि बेसिकली इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अगर इंसान की अकल को हटा दिया जाए ना, तो इंसान जानवरों से भी बदतर है बेसिकली। आप देखें कि ना तो ये तेज भाग सकता है चीते की तरह, ना ये औकाफ की तरह देख सकता है, कुछ भी कोई ऐसी खसूसियत नहीं है सिवाय इसके पास अकल है ना। लेकिन मैं तो ये देखता हूँ कि आप देखेंगे जो बंदा पैदा होता है, इवन यहाँ पे हम लोग उसको रोते हैं कि नून लीग के लोग हैं, या वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे हमारी परवरिश हुई है, जहाँ पे हम बड़े हुए, कि लोग अपने एक अकीदे से बाहर नहीं निकलते, ठीक है ना? मतलब वो तो चीज़ मैंने यहाँ पे भी देखी है कि जो बंदा जिस टीम को फ़ॉलो कर रहा है बचपन से, उसी टीम के साथ है पूरी ज़िंदगी। जिस जो है वो मज़हब को फ़ॉलो कर रहा है, उसी के साथ है पूरी ज़िंदगी। जो अकीदा है उसका, वो मतलब बहुत पढ़े-लिखे लोग यहाँ पे।
ठीक है ना? फिर उनको जो बता दिया गया कि 9/11 में ये हुआ था, वो कुछ नहीं देख रहे, वो उसको मतलब उन्होंने एक अपने ज़हन में बना लिया है ना, और उसको फ़ॉलो करते हैं, यानी कि उससे हटते नहीं हैं। तो मतलब हम वो नबी के दौर में रोते थे या अभी के उस टाइम पे जाहिल लोग थे, ये तो अभी भी हम देखते हैं कि लोग जो है वो बेसिकली अपने जो जिसके साथ पैदा हो जाते हैं या बड़े होते हैं, उससे हटते नहीं हैं। और आपने देखा कि आप देखें, अब ये बहुत ही पढ़ा-लिखा मुआशरा है जो अभी इन्होंने जो मतलब वहाँ पे हुआ कि लड़कियों के स्कूल पे हमला कर दिया। अब किसी ने तो किया है ना, वहाँ पे जैसे हम मतलब हमें पता है कि जो फैट बॉय जिसने फेंका था, वो बाद में उसके बारे में कहते हैं कि वो पाक मतलब क्या हो गया था, उसने जब देखा कि इतने ज़्यादा लोग मर गए हैं, तो मुझे उसकी कहानी याद नहीं रही, लेकिन बाद में उसको अफ़सोस हुआ, जो भी है। तो अभी ये करने के बाद किसी को तो हुक्म मिला होगा ना कि ये स्कूल पे हमला कर दो भई, मतलब कर दिया, कोई कुछ नहीं देखा उसके। तो ये जो चीज़ें हैं मतलब इंसान तो हर जगह पे सेम ही नज़र आता है, यानी कि पढ़े वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन से, पढ़ने-लिखने से, ये तो मुझे कोई ताल्लुक ही नज़र नहीं आता। आप जैसे कह रहे हैं कि बस जैसे जो जज बैठा हुआ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉ को देख रहा है, लॉ की इंटरप्रिटेशन कर रहा है। अच्छा, अब लॉ की इंटरप्रिटेशन आपने देखा होगा, अगर आप पाकिस्तानी अदालतों को देखें, तो वो तो उसको देख के करती हैं कि सामने बंदा कौन है, उसकी इंटरप्रिटेशन वैसी ही होती है कि जो उसकी मर्ज़ी है। जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है ना? आप क्योंकि लॉ को तो आप मतलब आप देखें कि आप इवन मतलब जो हम कहते हैं एक जो आसमानी किताब है, उसकी लोगों ने अपनी इंटरप्रिटेशन खुद से की हुई है। जैसे मतलब पहले की किताबों को चेंज कर दिया गया, अभी भी आप जाके देखें तो उसमें काफ़ी सारे मायनों को इधर-उधर कर देते हैं क्योंकि इंसान कर रहा है ये काम, तो कर देते हैं। तो हाँ, मगर ये कि इस पे मुझे सवाल ये कि लोग एक जगह फँसे रहते हैं या ये कि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? मुझे दोनों सवाल इसमें आ गए ना। जहाँ तुम कह रहे हुँ, थे कि अकीदा चेंज नहीं करते, तो उसमें ये हो हर तरह के लोग होते हैं, अकीदा चेंज करने वाले भी होते हैं। एथिज़्म पे तो बहुत लोग कन्वर्ट हो रहे हैं ना अपना मज़हब छोड़ के, और आजकल तो बहुत ही हो रहे हैं। तो हुँ, हो चेंज होने वाले भी हैं और ना चेंज होने वाले भी हैं, हर तरफ के होते हैं। ज़्यादातर ट्रेडिशनलिस्ट या ख़ान इमामत को हो ज़्यादा होगा कि सोसाइटी में जो ट्रेडिशनलिस्ट या कह लें या जो होते हैं वो ज़्यादा आम तौर पे ज़्यादा लोग वो होती हैं जो अपने आप जो चीज़ें उन्हें मतलब मानते हैं जिसको वो कंट्रोल पर रखना चाहते हैं अपने साथ। लिबरल जिसको कहते हैं ना कि जो नई थिंकिंग और वो कम ही होते हैं तादाद में सोसाइटी में आम तौर पे, अगर देखा जाए एक सोसाइटी में। ज़्यादातर कंज़र्वेटिव्स ही होते हैं, लेकिन ये कि मतलब उमूमन मतलब मैंने ये नोट किया है कि बहुत लिबरल लोग कम आते हैं, और क्योंकि स्टेबिलिटी जो है वो कंजर्वेटिज्म से ही आती है कि आपको एक ट्रेडिशन बना के रखनी है, स्टेबिलिटी रखनी है सोसाइटी में। लिबरल तो फिर हर चीज़ को उखाड़ पछाड़ देंगे ना, वो तो नई नई चीज़ें लेकर आएंगे, वो चीज़ों सिस्टम को चेंज करेंगे, तो वो उसको लिमिटेड होना चाहिए। मतलब ये एक मैंने सुना है काफ़ी कि जो सोशोलॉजी वगैरह के जो लोग हैं वो यही बताते हैं कि ये चीज़ सोसाइटी में कंजर्वेटिस्ट या ट्रेडिशनलिस्ट जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और लिबरल कम होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि थोड़ा स्टेबिलिटी कायम रहे। लिबरल पुश करते हैं थोड़े से चेंजेस को, लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता चेंजेस आती हैं फिर, क्योंकि वो कंज़र्वेटिव्स जो हैं वो थोड़ा-सा कोशिश करते हैं कि जो पहले से चला आ रहा है उसको ऐसे ही रखें और चेंजेस को बहुत थोड़ा-थोड़ा करके एक्सेप्ट करें। तो बहरहाल ये एक वो है, तो उस हवाले से मैंने कहा मैं एक बात कह दूँ, आगे जाके इमाद को अगर कुछ कहना है तो उस बात पे। नहीं, मुझे बस ये कहना था कि पढ़ने-लिखने से आदमी जो है सिर्फ़ पढ़ने-लिखने से आदमी जो है वो जानवर से बेहतर नहीं हो जाता है। इंसान की एक फ़ितरत होती है। अक़ीदा जो होता है वो आपको एक ग्राउंडिंग करता है। कुरान में भी लिखा है कि कुतुब भाई को ज़्यादा पता होगा कि जो जो दीन जिनका दीन नहीं होता वो जानवरों से ही बदतर हो सकते हैं। बल बल हुम अदल। और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो जिनकी कोई बेसिस ग्राउंडिंग नहीं होती, वो बच्चा पैदा होता है कहते हैं कि बड़ा होके डिसाइड करेगा लड़का लड़की है। ये क्या मैं ये तो जानवर भी नहीं करता, राइट? हुँ, आई मीन टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल। विद यू, ये तो जानवर भी नहीं करता। तो आपकी अगर कोई बेसिस नहीं है तो आप इस तरह की बेतुकी बातें जो है वो पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, और ये पढ़े लिखे लोग करते हैं। ये आप जो है ना आप नॉर्मल किसी देहात में जाके आप किसी से पूछें कि तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ है लड़का है लड़की हो, आपको सीधा सीधा जवाब दे देगा, चाहे आप अमेरिका में हो पाकिस्तान में हो। लेकिन आप किसी पढ़े लिखे आप यूनिवर्सिटी में जाके पूछेंगे अमेरिका में हो, तो वो कहेंगे तो अभी से कैसे डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हारा लड़का हुआ है लड़की हुआ है। मतलब ये तो सही बात। बात होती है ना, पढ़ने लिखने से आदमी जो है वो नहीं हो जाता, ठीक नहीं होता। और ये आप अमेरिका में भी देख रहे हैं। और आपने जो ईरान में ये स्कूल की बात की, आई थिंक ट्रम्प ने आके कहा था कि आपको कैसे पता कि हमने बॉम्ब किया था, जबकि वीडियो है कि टॉमाहॉक मिसाइल गिरा है जो ईरान के पास है ही नहीं। वो कह रहा हो सकता है ईरान ने खुद मारा हो। तो ये आपकी जो अमेरिकन गवर्नमेंट आजकल बैठी है, ये बहुत झूठ बोलती है, बहुत झूठ बोलती है। और ये जो गवर्नमेंट जो भी बोलती है सबको पता है। और ये आपकी यूएस गवर्नमेंट, यूएस मीडिया,
आपके एलाइज, आपके यूरोपियन एलाइज, आपके नेटो एलाइज, सबको पता है कि व्हाइट हाउस से कोई भी बयान जाना ना, ये झूठ बोल रहा है। ये आपकी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह जो प्रोपेगेंडा चलता है ना, उस लेवल का प्रोपेगेंडा कोई भी नहीं बिलीव करता। यूएस गवर्नमेंट के कोई भी स्टेटमेंट आता है, इट्स नॉनसेंस। ये सब लोग पहुंच चुके हैं सेकंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जो है, इट्स नॉनसेंस। आपसे किसने कहा कि ये माशरा जो है बहुत पढ़ा लिखा है? ये माशरा पढ़ा लिखा होगा, लेकिन पावर इस वक्त पढ़े लिखों के पास नहीं है। इनके पास डिग्रीज होगी बेशक, लेकिन ये पढ़े लिखे जाहिल टाइप के लोग हैं जो चला रहे हैं मुल्क इस वक्त। हाँ, इसमें अब अगर हम आगे चलें थोड़ा, तो मेरे ख्याल से वॉर में जाने से पहले, क्योंकि वॉर तो हो रही है काफ़ी अर्से से, इसके असरात मैं पहले कोशिश सोच रहा हूँ कि पहले बात कर लें कि अमेरिका में क्या हो रहे हैं ना इसके असरात। मतलब एक तो इकोनॉमिक है ना चेंजेस वगैरह, दूसरी ये कि क्या पब्लिक की थिंकिंग में कुछ चेंजेस आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं इस वॉर के हवाले से, या ओवरऑल एक जिसे कहते हैं ना अमेरिका और इसराइल रिलेशन के हवाले से। मुझे लग ये रहा है देखने में, जैसे पोलिंग हो रही है और इस तरह की चीज़ें, कि डेमोक्रेट्स तो बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट इसराइल की सपोर्ट को छोड़ रहे हैं बहुत तेज़ी से, और रिपब्लिकन्स में भी काफ़ी लोग हैं जो अब इसराइल को ओपनली क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और क्वेश्चन भी कर रहे हैं, जो कि पहले हमने चंद साल, मेरे ख्याल में 2 साल अब निकाले हैं, उससे पहले कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इतना खुला-खुला इसराइल को यहाँ पे कोई, जिसे कहते हैं ना, कि क्रिटिसाइज़ करेगा, और ख़ास तौर पे रिपब्लिकन्स। तो रिपब्लिकन्स में भी ऐसे लोग आ गए हैं जो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो क्या अवाम में ये चीज़ रियल है? क्या अवाम में वाक़ई चेंज आ रही है? या ये कि क्योंकि कांग्रेस में तो नहीं चेंज आ रही, उसमें तो हमें पता है कि वो तो सब पेड फॉर होते हैं ना, एपैक वगैरह से, सारे डोनेशन से, जीतते ही पैसों से हैं सारे, तो जो डोनेट कर रहा होता है उनकी बात करनी होती है। तो कांग्रेस वाले तो ज़्यादातर अभी भी जितनी भी वो रेज़ोल्यूशंस आती हैं, तो वो तो हमेशा इसराइल के साथ ही होते हैं। तो क्या वाक़ई अवाम में या रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में ये चेंजेज़ आ रही हैं? और अगर आ रही हैं, तो इसके असरात कब तक आएँगे हुकूमत तक? यानी आगे बढ़कर हुकूमत तक कब तक पहुँचेंगी? क्योंकि अभी लगता तो नहीं है कि कांग्रेस में भी कोई ये इसराइल के खिलाफ कोई बात कर सकता है। नहीं, इसके असरात आप देख रहे हैं, ये जो जंग हो रही है ईरान के साथ, ये इसके असरात ही हैं। अम, इसके जो इश्यूज जो हैं, सबसे पहले ये है कि ये जो पुरानी जनरेशन है, जो बूमर्स जो कहते हैं, ये जनरेशन ये चेंज नहीं होगी। ये प्रो इसराइल है। हुँ, इनके पास अभी पावर है, और जब तक इनके पास पावर रहेगी, ये जो है इसराइल को सपोर्ट करते रहेंगे। असल चेंज जो आ रही है वो उस जनरेशन पे आ रही है जो अपनी खबरें जो है वो सोशल मीडिया से लेती है। सोशल मीडिया से लेते हैं, हाँ। जो खबरें फॉक्स न्यूज़, सीएनएन, एमएसएनबीसी वगैरह से लेते हैं, वो प्रो इसराइल है। और वो आके पुरानी जनरेशन जो टीवी से खबरें जो लेते हैं। टीवी देखती है अभी तक। है, जो सोशल मीडिया से खबरें लेते हैं, वो हमारी जनरेशन है। और जो आप कह दें कि जनरेशन एक्स, वाई, मिलेनियल, और उसके हुँ, बाद जो आगे वाली हैं, ये जो है इनमें चेंजेस आ रही हैं। और ये जो है इसराइल के सपोर्टर्स नहीं है, मेजोरिटी जो इनमें से। और इसराइल को ये पता है, और क्योंकि इसराइल को ये पता है, तो ये जो है आ, आ, थोड़ा एक्स्ट्रा बेलिजरेंट हो गए, और इनको पता है कि इनको मैक्सिमाइज करना है, एग्ज़ैक्टली, हाँ। जो ये कर सकते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने जो गज़ा से तो उनको पता चला है कि क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, गज़ा करने के बाद से तो पता चला है शायद कि हाँ, अमेरिका कि में क्या अब ये जो है इनका हुँ, थोड़ा लूज़ कर रहे चेंज हैं आने सपोर्ट, वाला है। हाँ। तो अब ये लबनान पे ऑल आउट चले गए हैं, और फिर ये इन्होंने कहा अब ईरान पे जंग करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए। ये तो कुछ भी हो जाए, 30-40 हाँ। साल से कोशिश कर रहे हैं कि यूएस किसी तरह ईरान पे हमला करे। हुँ, लेकिन अब जो इन्होंने कहा कि अब बस ये करना ही है, कुछ भी हो कुछ जाए, भी दे हैव टू डू इट। हुँ, और ये सारा खेल जो है, और ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच आप अमेरिका में देख रहे हैं कितना रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। हुँ। ये सब जो है, ये सारा खेल जो खेला जा रहा है, ये सोच के खेला जा रहा है कि अगले 5-10 साल में जितना मैक्सिमम ये डैमेज कर सकते हैं मिडल ईस्ट में, ताकि इसराइल एक खड़ा हो, अकेला स्ट्रांग, वो हो जाए। तो ये इनका इंटरेस्ट है, और लेकिन ये आपके असरात इमाद हैं। भाई, ये आपने जो बोला कि करना ही था, ईरान पे क्यों करना था? ईरान क्या वजह है? और जो दूसरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, क्या उन पे भी करना है? ये मतलब कुवैत हो गया, सारे सऊदी अरब हो गया, यूएई है, इन पे भी करना है, या सिर्फ़ यहाँ तक था कि नहीं बस इसको करना है, इसके बाद अभी, या पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान तक भी आनी है ये चीज़? देखें, इसराइल को ये है कि वो अम, थोड़ा बैकअप कर देता हूँ मैं। अब यहूदी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हम लोगों की सबकी बिलीफ है कि क़यामत आनी है, और क़यामत के आने के कुछ असरात हैं। और यहूदियों में ये है कि उनकी बिलीफ है कि इसराइल जब कायम होगा,
तो बाज़ इश्यूज़ होंगे जिसमें इनकी जो इनकी सल्तनत होगी और इनकी सल्तनत जब होगी उसके बाद जो है इनका मसाया मसाया आएगा आएगा कोई। और उसके बाद जो है ये मतलब इनकी दुनिया होगी और इनकी पावर होगी और भी दीगर इनकी जो बिलीफ्स हैं हम्म वो इस्टेब्लिश करने के लिए अब इनको पता है कि इन्होंने एक चीज़ सेंस कर ली है और इनको ये है कि अमेरिकन एम्पायर जो है ये थोड़ा डाउनवर्ड जा रहा है इस वक्त और चाइना और ये दूसरे जो कंट्रीज़ हैं ये थोड़ा ऊपर उठना शुरू हो गए हैं तो ये अमेरिका से जो इनकी जो ब्लैंक चेक मिली रहती है हमेशा और ज़्यादा तक फुली नहीं मिलती इनको ज़्यादा तक मिली रहती है ये इनकी ख़त्म होने वाली है और जिस हद तक मिलती है अमेरिका इनको सपोर्ट शायद ना कर पाए लॉन्ग टर्म अभी 10-15 साल कर ले लेकिन आपको 50 साल बाद जो है अमेरिका माइट नॉट बी दी ओनली सुपर पावर अमेरिका माइट नॉट इवन बी अ सुपर पावर हु नोस राइट तो इनको जो है कम से कम मिडल ईस्ट में दे वांट टू मेक श्योर दैट इजराइल इज द सुपर पावर कि इसराइल जो चाहे करे जब चाहे करे ताकि इनका कंट्रोल हो और इनकी एक्सपेंशन हो जितने करने इसराइल जो है अपना बॉर्डर जो है नहीं डिफाइन करता हम्म ये कहते हैं कि इनका अगर आप इनसे पूछें या इनके आप इंटरनल पॉलिटिक्स आप देखें तो ये कहते हैं नाइल टू यूफ्रेटिस है लेकिन इनसे आप ऑफिशियली पूछे तो अपना बॉर्डर्स डिफाइन नहीं करते इसराइल के क्या बॉर्डर्स हैं जाते हैं हाँ एक्सपेंड उनका जो करते हैं ग्रेटर लबनान में इसराइल चले का जाते जो हैं अपना सीरिया में नक्शा कहते हैं दिखाते कहते हैं। हैं नहीं हमने इनकॉपरेट कर लिया क्या हुआ क्या सॉरी नहीं वही कह रहा हूँ ग्रेटर इसराइल का जो इनका अपना वो रहता है हाँ प्लान ना ये उसमें कुछ दैट्स अ वो वेरी रियल थिंग अब हम्म हुआ क्या है कि अब ये जो इनके आसपास जो ममालिक हैं जो भी थोड़ा सा स्ट्रांग होता है वो उनको जो है डिस्ट्रॉय करना है तो इराक डिस्ट्रॉय हो गया है सही है सीरिया थोड़ा डिस्ट्रॉय हो गया उनके पड़ोस में बैठा हुआ था ईरान को इनको डिस्ट्रॉय करना है इससे कि ईरान जो है स्टिल पावर और हिस्टोरिक इनकी पावर है मतलब ईरान जो है इस पर्शियन और ये पर्शियन एम्पायर जो है पर्शिया जो है ये हमेशा से जो है इनके खिलाफ खड़ा रहता था रोमन्स भी थे बाय द वे ये जो है ये सिर्फ मुसलमानों के पीछे नहीं है इन केस यू वंडरिंग कि ये सिर्फ मुसलमानों के पीछे पड़े हैं यूरोप को भी गिराएंगे ये साथ में इनके इनके एजेंडा में है कि यूरोप को भी गिराना है रोम को भी गिराना है तो ये अभी ईरान के पीछे इस वजह से पड़े हुए हैं कि ये ईरानियन जो है ये खड़े हो सकते हैं इनको मार सकते हैं इनके खिलाफ जो है ये हिजबुल्लाह हमास वगैरह जो है सब खड़े हैं इनको मार रहे थे ये ईरानियन फंडिंग चल रही थी तो ईरान में इनको केओस पैदा करना है इनको ये नहीं चाह रहे कि इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा किया हुआ है ना कि ईरान में कोई और इनका एलाई आ जाए ये अमेरिका की ख्वाहिश है कि अमेरिकन एलाई कोई आके रूल कर ले इसराइल की ख्वाहिश नहीं है इसराइल की ख्वाहिश ये है कि वो chaos बिल्कुल सिविल वॉर टाइप के केओस में चला जाए ईरान ताकि स्टेबल रहे ईरान हाँ जो है खड़े होके इसराइल को हम्म कुछ ना कर पाए दैट्स व्हाट दे वांट और फिर अगर आप इसराइली मीडिया पढ़ें तो ये खुला खुला कहते हैं कि ईरान के बाद टर्की की बारी अगली है हाँ ये भी अभी रिसेंटली काफी सुनने में आया है कि ईरान के बाद तुर्की की बारी है उसको अभी सुनने ने कुछ ईरान के कहना बाद शुरू कर दिया मीडिया टर्की में इज नेक्स्ट हम्म ये किसी और पावर को टॉलरेट नहीं कर सकते और अगर और ये एक एक करके जाएंगे ये सबको साथ नहीं कर सकते और ये खुद भी नहीं कर सकते इनकी फौज बहुत छोटी है इनकी फौज जो है जो इन्होंने गजा में इतनी बमबारी की इतनी बॉम्बिंग की है असलियत ये है कि ये होल्ड नहीं कर सकते गजा को ये अपनी फौज में जाकर के बिठा नहीं सकते कि इसको ऑक्यूपाई करो इसी वजह से ये जाके आपको जो बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया था ये सारे मुसलमान मुल्क की फौजी जाएंगे ये सारे फौज जाएंगे और कहते हैं हाँ उनको डिसआर्म कर देना जैसे कि ये इसराइल फौज की बस की बात नहीं है कि वो जाके होल्ड करे जैसे कि बहुत छोटी फौज है इनकी इनकी देर ओनली इन द टेंस ऑफ थाउजेंड्स जो इनके एक्टिव सोल्जर्स हैं ये बाकी जो है ये गली से लड़के उठा करके डाल देते हैं आई मीन दे डोंट रियली हैव अ रियल आर्मी देयर एयरफोर्स इज वेरी स्ट्रांग इनकी नेवी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है इनकी आर्मी इज वेरी स्मॉल इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री अगर कंट्री आप उनको कहें भी राइट आई मीन वी डोंट एज पाकिस्तानीज वी डोंट रिकॉग्नाइज देम एज कंट्रीज एज अ कंट्री तो ये खुद से लबनान में भी इनको बड़ी मुश्किल होती है जाते हैं बहुत पिटते हैं लेकिन थोड़ा बहुत ऑक्यूपाई साउथ में ऑक्यूपाई करके आ जाते हैं सीरिया में भी थोड़ा सा ऑक्यूपाई किया हुआ है लेकिन थोड़ा आगे नहीं जा पाते ये ईरान से इनका लड़ना इनका बस की बात नहीं है अमेरिका को ढाला है इन्होंने टर्की से अकेले लड़ना इनकी बस की बात नहीं है अमेरिका को डालने की कोशिश करेंगे इसी वजह से अमेरिका जो है नेटो के खिलाफ खड़ा हो गया ये टर्की इज द सेकंड लार्जेस्ट military power in NATO after the US. Turkey is militarily stronger than France, than Germany, than the UK today. Because Turkey has nuclear weapons नहीं है. But militarily is stronger than all of these countries. Italy से ज़्यादा strong है, Germany से ज़्यादा strong है, France, UK आप बोल रहे हैं. तो ये US को NATO से निकाल रहे हैं, NATO को तोड़वा रहे हैं ताकि Turkey gets exposed. And Turkey को पता है ये, इसी वजह से Turkey सीरिया में expand हो रहा है. अपना घेरा डाल रहा है अपना अफ्रीका में इन्फ्लुएंस और फिर बढ़ा रहे हैं
और फिर अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ इन्फ्लुएंस क्यों बढ़ रहा है? आप अचानक से टर्की जो है पाकिस्तान को क्यों कह डिफेंस रहा है कि स्पेंड। ये हथियार ले लो हमारे, लाइक टेक योर ड्रोन्स, टेक आवर ड्रोन्स, टेक आवर ड्रोन्स, क्यों? ताकि उनको पता है कि होपफुली कोई मुआहदा हो जाएगा कि पाकिस्तान भी आकर के कुछ हो सकता है न्यूक्लियर वेपन अपने पार्क कर देगा या कुछ कर देगा अगर अमेरिका अपने रिमूव कर रहा है, कुछ कर रहा है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है ये सारी, और ये अब नया कोalition बनना शुरू हो गया, इसलिए कि सऊदी अरब को पता है कि टर्की के बाद उनकी बारी भी आएगी, इजिप्ट को भी पता है कि उनकी बारी भी आएगी, इसलिए कि इसराइल डज नॉट वांट एनीवन strong enough to stand up to them in the entire Middle East and हाँ, और यूरोप में जो इसमें दूसरी तबाही चाहिए, इनके हिस्टोरिक इश्यूज हैं इन कैथोलिक चर्च के खिलाफ भी। तो इसमें इसमें जो अभी जंग हुई है ईरान की, इसमें हमने देखा कि मतलब मिडल ईस्टर्न बिल्कुल जो अरब कंट्रीज़ हैं, उन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना खामोशी इख्तियार की हुई है बिल्कुल हर किसी सूरत में, ना कुछ ना ईरान को कुछ कर रहे हैं, हालांकि ईरान ने उन पर अटैक भी किया, लेकिन वो ना ईरान पे खुद अटैक कुछ नहीं किया, ना कुछ कर रहे हैं और ना इस तरह का। तो उसके बावजूद लगता यही है कि ज़ाहिर-सी बात है कि वो ईरान से तो खुश नहीं है। वो नहीं चाहते कि ईरान जीत जाए और फिर ईरान उनके ऊपर हावी हो जाए, और ना ही वो तो वो मेरे ख़्याल से वो एक डिलेमा में है या किस चीज़ में है। उनका आगे क्या अरब ममालिक की क्या मतलब मुझे नहीं समझ आ रही क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है आगे। वो अमेरिका से तो पूरी तरह अलाइन्ड लग रहे हैं, क्योंकि अमेरिका से उनकी बहुत अच्छी वो है, पार्टनरशिप भी चल रही है, कतर की भी और सऊदी अरब की भी और सबकी भी। तो अमेरिका से पूरी तरह अलाइन्ड है। ठीक है, तो क्या ये इससे ये मतलब हम समझ सकते हैं कि वो इसराइल से भी पूरी तरह अलाइन्ड है, या ये कि सिर्फ अमेरिका से ही अलाइन्ड है? क्योंकि ईरान से तो खुश नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है। और मतलब मैं कुछ इतना ज़्यादा ब्लेम भी नहीं कर रहा और ना ही इस वक़्त मैं उसमें हूँ। लेकिन बहरहाल ईरान अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है हर जगह। वो सऊदी अरब में भी कोशिश कर रहा है, वो यमन में भी उसने कोशिश की है, वो हर जगह। तो ईरान की अपनी चल रही है एक सियासत कि वो अरब ममालिक में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, और अरब ममालिक ये नहीं चाह रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है वो इसीलिए ईरान से इतना खुश नहीं है। तो आगे की क्या स्ट्रैटेजी है इस इसराइल के और अमेरिका के हवाले से, कि आगे उनको क्या, उनको अगर पता है कि आगे इसराइल उनके पास आएगा, तो फिर उनको क्या करना चाहिए इस वक़्त? देखिए ये जो अरब ममालिक है आपकी जो गल्फ कंट्रीज हैं, आप जो अरब ममालिक कह रहे हैं आप गल्फ कंट्रीज की बात कर रहे हैं, आप नॉर्थ अफ्रीका या शाम की बात नहीं कर हाँ, रहे, नॉर्थ अफ्रीका नहीं, वही मिडल ईस्ट जीसीसी, वाला ही जो है। हाँ, हाँ, जीसीसी की बात कर रहे हैं जीसीसी आप। वाला जो है। तो जीसीसी में आपको एक तो पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी इनकी हिस्ट्री, और सिर्फ जीसीसी की हिस्ट्री नहीं, ये जो गल्फ कंट्रीज जो अरब जो जजीरत अरब है इसकी हिस्ट्री फारिस के साथ, इनकी हिस्ट्री जो है ये आप समझें कि खालिद बिन वलीद जब लश्कर लेके निकले थे राशिदुन खिलाफा के ज़माने में, उस वक्त से इनका टकराव चल रहा है फारिस के साथ, और ये टकराव नया नहीं है। इन लोगों की लड़ाई हमेशा से, इनकी दुश्मनी हमेशा से मतलब अब 1500 साल तक तकरीबन हो रहे हैं, मतलब 1400 साल से। हाँ। तो इनका ट्रस्ट लेवल बिल्कुल जीरो पे। तो हम लोग पाकिस्तान से देखते नहीं, कहते ये क्यों ईरान के खिलाफ खड़े हैं, क्या हो रहा है, वो हो रहा है। नो नो, ये जंग अभी नहीं शुरू हुई है इन दोनों की। ये आपके जो इराक का मसला चल रहा था, ये भी इन दोनों के आपस में जंग थी, सीरिया में भी इन दोनों के आपस में जंग थी, यमन में भी जो है इन दोनों की आपस में जंग थी है। और ये जो है इसमें जो है यू कैन आर्ग्यू के इन तीनों ममालिक में, जैसे इराक में जो है ईरान बेनिफिटेड बाय द यूएस इन्वेजन क्वाइटली, राइट। और ईरान ने सीरिया में बहुत गंद मचाई है, लेबनान में बहुत गंद मचाई है, यमन में बहुत गंद मचाई है। तो ईरान इज नॉट एन इनोसेंट पार्टी, दैट्स वन थिंग टू अंडरस्टैंड। पाकिस्तान में हम लोग ये भूल जाते हैं, हम लोग समझते हैं कि बेचारा ईरान जो है वो पिट रहा है। हाँ, नहीं वही क्या मैंने क्या इसीलिए कहा कि उसका हाँ, अपना इन्फ्लुएंस जो अरब ममालिक में करना चाह रहा है, right, उस वजह से वो खुश तो नहीं है। हाँ, लेकिन इसराइल और अमेरिका ने जो जंग की है ईरान पे ही करना चाहिए नहीं। आई मीन इस जंग में जो है ईरान शुड नॉट हैव बीन अटैक्ड, बट ईरान इज नॉट इनोसेंट। तो ये दो दो अलग चीजें हैं। सही है, जंग नहीं होनी चाहिए थी, बट ईरान इटसेल्फ इज नॉट एन इनोसेंट पार्टी। तो अब ये है कि अगर कोई एक्सपेक्ट करता है, पाकिस्तान में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अरब ममालिक जो है क्यों ईरान के खिलाफ खड़े हैं, इसलिए कि हमेशा से ईरान के दुश्मन है और ईरान हमेशा से इनका दुश्मन है। और इसमें कोई नई बात नहीं है। तो उसमें ये है कि सबसे पहली चीज़ है कि सऊदी अरब के अलावा अगर आप गिने, कुवैत है, बहरीन है, कतर है और इमारात, ये चार जो हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये नहीं है सिटी स्टेट्स हैं प्रैक्टिकली। यूएई में आप कह देंगे 3 शहर हैं और फिर छोटे मोटे गांव हैं, वो आगे 7 इमारात हैं शायद, वो मिलकर के एक यूएई बन जाते हैं। वो फिर भी थोड़ा बहुत अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि बहुत पावरफुल है, लेकिन है नहीं ये लोग। आई मीन दे आर वेरी स्मॉल। इनकी अपनी लोकल पॉपुलेशन जो 1 मिलियन है और 10-11 इनकी पॉपुलेशन चली जाती है, इसलिए कि 9 to 10 मिलियन फॉरेनर्स बैठे हैं यहाँ पे। इनकी अपनी कोई वो नहीं है मिलिट्री, वो नहीं है, प्रोजेक्शन नहीं है इनकी। कतर आप जाए वो तो और छोटा है,
बहरीन जाए वो और छोटा है और उसकी मेजोरिटी शिया है। कुवैत जाए उनकी आपको पता है वो किसी दिन में इराक खड़ा हो जाता है वो घुस जाता है उनका मतलब उनकी कोई कोई वो नहीं है। तो इन कंट्रीज की आप ये कुछ कर नहीं सकते। दे ओनली थिंग दे कैन डू इज शूट डाउन मिसाइल्स दैट आर फायर्ड एट देम और इनको पता है ये। तो अब ये कहते हैं कि इन्होंने अमेरिका को बेस बनाया हुआ अमेरिका को ये किया इनके पास और कोई चॉइस नहीं है। इनको इनको अगर डिफेंड करना है इनका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है इसलिए कि उनको पता है कि ईरान के अलावा कोई मिसाइल इनको नहीं मारेगा और अगर अमेरिका यहाँ नहीं बैठा होगा तो ईरान इनको पहले मार चुका होता। ये भी आपको जियोपॉलिटिकली आपको अंडरस्टैंड करना है कि अगर अमेरिका यहाँ कतर में नहीं होता, कुवैत में नहीं होता, बहरीन में नहीं होता या यूएई में नहीं होता, ईरान इन्वॉल्व हो चुका होता है इनके इंटरनल अफेयर्स में। ईरान ऐसा मासूम मुल्क नहीं है और हमें पता है ये यमन में, इराक में, शाम में, लबनान में ईरान ये खेल खेल चुका है। ये अमेरिका की वजह से ईरान पहले नहीं आया था लेकिन अब क्योंकि जंग छिड़ गई तो ईरान आ गया। तो इन कंट्रीज के पास कोई चॉइस नहीं है। ये कंट्रीज ने इन्होंने कहा था अमेरिका को यहाँ खड़ा कर देंगे तो शायद ईरान हमें शायद नहीं मारे लेकिन अब अमेरिका ने जंग कर दिया तो ईरान ने मारना शुरू कर दिया। जाहिर है ईरान के पास कोई वो नहीं है कि दे डोंट हैव एनीथिंग टू फियर बिकॉज़ दे आर गेटिंग हिट एनीवेज। तो ईरान स्टार्ट हिटिंग देम। अब ये कंट्रीज जो है अब जितने भी छलांगे मारे ऊंचे कूदे छलांगे मारेंगे नहीं हमें नहीं मारो हम तुम्हें मारेंगे कितना मारो क्या करोगे? वो अमेरिका मार रहा है तो आप उससे बड़ा क्या मार सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मैंने सुना था बल्कि किसी का बयान भी मैंने आज पढ़ा था किसी सऊदी कोई पता नहीं कोई ओहदेदार था या नहीं था लेकिन ये पूरा ये बयान एग्जैक्टली कि उसने कहा था कि भाई अमेरिका तो मार ही रहा है ना हम सबसे ज्यादा क्या कर लेंगे तो हम खामखा मार के क्यों अपने आप को उसमें शामिल करें ना। अगर यूएस एयरफोर्स जाके ईरान में बॉम्ब कर रही है तो कतर एयरफोर्स क्या ऐड करेगी उसमें? क्या करेगी एग्जैक्टली। हाँ Now what are you gonna do other than bring more retaliation from Iran? एग्जैक्टली उससे बेहतर ये है कि आप ईरान से कहेंगे भाई हमें छोड़ दो, आपको क्या चाहिए हम आपको थोड़े पैसे देते हैं हमें हमारी जान छोड़ दो। एंड दैट्स रूमर यही है कि कतर ने शायद ये किया हो और फिर सऊदी अरब ने ये किया कि सऊदी अरब ने कहा कि हम भी नहीं लड़ रहे और उसमें अंदर पीछे क्या हो रहा है इसलिए कि यूएस प्लेन्स थे नहीं थे। Saudis are denying it, the Iranians are saying no, the US तो वहाँ पे बेसिस पे अटैक हुए हैं लेकिन शहर पे ज़्यादा तक नहीं हुए सऊदी अरब में जबकि बाकी आप दुबई में देखें तो शहर में अटैक हुआ है। शहर में पूरा बल्कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में अटैक किया हालांकि ये एनर्जी फैसिलिटीज में अटैक किया है कि क्यों किया है। हाँ बहरीन में ठीक ठाक अटैक किया उन्होंने। कतर में भी थोड़ा बहुत शायद लेकिन इतना ज़्यादा दोहा में नहीं किया है। सऊदी अरब में ज़्यादा शहरों में उन्होंने अटैक किया उन्होंने बेसिस में अटैक किया है। इनका कुछ हद तक मुआहदा हुआ है कि कुछ लिमिट करें और सऊदी अरब ने जो है वो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट पाकिस्तान के साथ मिलके पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है कि ठीक है कि ज़्यादा एस्केलेट नहीं करो और हम भी चुपचाप बैठे रहेंगे पीछे और यूएस जो कर रहा है करे और यूएस ने सीज फायर किया बाकी सब बैठे रहे जबकि इमारात ने जाकर के फिर बॉम्बिंग की है थोड़ी ईरान में। मगर अच्छा हाँ आगे अच्छा तो अब ये लेकिन उसमें ये कि आपको पता चल रहा है कि यूएस सॉरी सऊदी अरब और इमारात जो है अब ये एलाइज नहीं है और इनकी अलायंस टूट रही है। इमिरेट्स का थोड़ा सा मुझे जो है ना समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जा रहे हैं ना। ओपेक से भी बाहर निकल गए एलाइज भी अब नहीं रहे बल्कि अफ्रीका में भी कुछ इस तरह की इनकी टसल चल रही है। अफ्रीकन ममालिक का भी कुछ किसी को कोई सपोर्ट कर रहा है कोई किसी को सपोर्ट। तो ये क्या चक्कर चल रहा है इमारात को क्या हुआ? तो इनका चक्कर ये है कि आपका क्या हो रहा है कि जो नजर आ रहा है वो ये है कि आपके मिडल ईस्ट में 3 अलायंसेस बन रही हैं इस वक्त और ये 3 अलायंसेस जो हैं एक है इसराइली अलायंस बेस्ड उसमें आपके यूएई बन रहा है तो आपके इसराइल और यूएई जो है वो एक तरफ से चल रहा है। उसमें जो है हर एक जो है ना कहता है कि सारी गल्फ कंट्रीज इसराइल के साथ मिले हुए हैं। दैट्स नॉट ट्रू। ये सारी गल्फ कंट्रीज जो है अल्टीमेटली अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं और ये समझ रहे थे कि अमेरिका के साथ क्लोजर अलायंस बनाने के लिए जो है इसराइल से थोड़ी बातचीत ताल्लुकात करनी पड़ेंगी। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये जंग छिड़ गई है तो उनको पता चल रहा है कि नहीं ये इससे हमारा डैमेज हो रहा है तो अब ये सारा फ्रीज हो गया। खासतौर से जो गजा में जो इसराइल ने किया है जेनोसाइड और उसके बाद जो अब जंग छिड़ गई है ये कह रहा है कि ये इसराइल जो है ये तो कुछ और कर रहा है मतलब। और फिर यहाँ माइक हकबी ने जो इंटरव्यू दिया था टकर कार्लसन के साथ कि ये तो इसराइल आके जाकर के ले रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। हाँ उसने तो उसमें जो आपका इराक भी शामिल है उसमें सऊदी अरब के भी हिस्से शामिल है जॉर्डन भी शामिल है और ये सारे कंट्रीज जो है आप कहते हैं कि इब्राहिमिक अलायंस बनाओ और फिर कहते हैं इसराइल उनके सारे हिस्सा लेना है कोई मसला नहीं है। और ये अमेरिकन एम्बेसडर कह रहा है यूएस एम्बेसडर है जो कह रहा है तो फिर इसका मतलब कुछ है ना। तो आई मीन अब ये कंट्रीज हम जाहिर है ये सब देखते हैं ये बेवकूफ नहीं है। दे मेक पॉलिसी मिस्टेक्स बट दे लुक आफ्टर देयर कंट्रीज इंटरेस्ट। आपको ये समझना पड़ेगा। आई मीन दे आर ऑलवेज लुकिंग आफ्टर देयर कंट्रीज इंटरेस्ट।
तो अब एक अलायंस जो आपकी बन रही है, यूएई जो है उनका ये है कि उनको पता है, ये चाहते हैं कि ये पावरफुल कंट्री बन जाए, लेकिन इनके साथ मसला ये है कि ये जीसीसी में भी सबसे पावरफुल नहीं है। ये हमेशा से इनका थोड़ा एजेंडा रहा है कि दे बिकम वेरी पावरफुल बट देयर नॉट। ये ने पावर प्रोजेक्शन थोड़ी अफ्रीका में की है, सूडान में, लिबिया में, लेकिन दोनों जगह सऊदी अरब ने जाकर के इनको रोक दिया। इसी के सऊदी अरब कहता है कि नो यू कैन नॉट गो जीसीसी में। तो खुद भाई आप रह चुके हैं वहाँ पे। जीसीसी जो है सऊदी अरब कहता है कि ये हमारा एरिया है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जो हम कहेंगे रुक जाओ तो रुक जाओ। इट्स सऊदी अरेबिया, इट्स सऊदी अरेबिया प्लस 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 प्लस, सही है। यूएई को ये पसंद नहीं है, खासतौर से अब जो इतने पावरफुल हो गए, इतने इंडिपेंडेंट हो गए, ये कहते हैं कि नहीं हमें अपनी मर्जी चलानी है। सऊदी अरब कहते हैं नहीं। तो अब सऊदी अरब और यूएई के टकराव ये हुआ है कि यूएई ने जो सऊदी अरब को अब लग रहा है वो ये है कि इन्होंने इसराइल के साथ मिल करके सऊदी अरब पे थोड़ा घेरा लगाना शुरू कर दिया। उसमें ये है कि आप यूएई जो आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, उसके पास जो यूएई भी बैठा हुआ है। अब थोड़ा सा ओमान के एरिया वहाँ पे एक्सक्लेव है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वरना इज यूएई, राइट। तो वहाँ पे एक ट्रैप लगा है। दूसरी तरफ जो है वो रेड सी के उस पे बेसिस पे वहाँ पे यूएई ने अपना एक बेस बनाया है, और फिर सोमालिया से सोमालीलैंड इंडिपेंडेंट करवा करके सोमालीलैंड, हाँ, फिर उससे पहले इसराइल से रिकग्नाइज करवाया, और फिर यूएई के डॉक्यूमेंट्स में और उनकी वेबसाइट पे आना शुरू हो गया कि ये सोमालीलैंड को यूएई रिकग्नाइज कर रहा है, और ये इसराइल के खातिर कर रहे हैं। तो और फिर यमन में जो सऊदी अरब का है कि सऊदी अरब जो है, इसमें लंबी कहानी है, मुझे नहीं पता आपके पास कितना टाइम है। सऊदी अरब हिस्टोरिकली जो है वो स्टेबिलिटी चाहता है हर जगह। सऊदी अरब डज नॉट लाइक डिवाइडिंग कंट्रीज। सऊदी अरेबिया लाइक्स ऑल द कंट्रीज टू बी पीसफुल। वो देयर बिजनेसमैन, राइट, उनको ऑयल बेचना है, वो चाहते हैं हर जगह ग्रोथ हो, हर जगह आपकी कंट्री स्टैब्लिश्ड हो, वो होता है ना, पीस रहे उनके बॉर्डर्स पे और हर जगह। सऊदी अरेबिया इज नॉट अ वायलेंट कंट्री इन द सेंस कि वो नहीं चाहते कि आपके मुल्क में वायलेंस हो, आपका मुल्क में क्या कहते हैं, chaos हो या anarchy हो, chaos हो। they're not pro chaos, they're very हम्म, anti chaos, the Saudis। उनको जो है ना वो अमन और अमान जो है उनका 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 दीन है एक तरह से। वो उनको बस ये अमन और अमान होना चाहिए हर जगह। तो वो चाहते हैं, यमन में जो भी अटैक किया था वो चाह रहे थे कि हुतीस हट जाए। हुतीस नहीं हटे, लेकिन उनका अल्टीमेट गोल ये है कि यमन, नॉर्थ एंड साउथ यमन स्टेज यूनिफाइड, एंड यमन स्टेज वन कंट्री, होपफुली allied with सऊदी अरेबिया। लेकिन यूएई आए, उन्होंने कहा नहीं साउथ यमन अलग अलग बनेगा, और फिर उन्होंने जाकर के सऊदी अरब के allied मिलिशियाज और allied गवर्नमेंट को मारना शुरू कर दिया। हत्ता ये कि हद्रमौत एक सऊदी अरब के साथ जो साउथ में, बिल्कुल सऊदी अरब के साउथ टुवर्ड्स द अरेबियन सी, यमन का इलाका है, वहाँ पे ये सारे ट्राइब्स जो हैं ये प्रो सऊदी हैं, और ये इसमें हिस्टोरिकली जो है ये सऊदी अरब से मिलना चाहते थे, मतलब सऊदी अरब के हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन नहीं बने ड्यू टू व्हाटएवर हिस्टोरिकल रीजंस। जैसे कि डेजर्ट है पूरा, रुबल खाली है बीच में, तो और लेकिन ये हमेशा से प्रो सऊदी है, और यहाँ पे काफ़ी जो है वो साउथ यमन के लोग जो है सऊदी अरब में काम करते थे, सब कुछ करते थे। अब इमारात में जाके वहाँ पे जो है अदन से जाके वहाँ पे उन लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो अभी कुछ महीने पहले जो है सऊदी अरब ने उनसे कहा कि रुक जाओ, तो यूएई ने कहा ओके, लेकिन फिर अपनी शिप भेजी, लाइट्स स्विच ऑफ करके, और वेपन्स भेजना शुरू किया। तो सऊदी अरब की एयरफोर्स गई एंड दे बॉम्ब्ड जो भी उन्होंने उतारा था, असलहा और गाड़ियाँ और सब कुछ, जो यूएई ने at the middle of the night, the Saudi Arabia sent their F-15s and bombed it on the port and said, no, you need to leave. तो मतलब सही, ये हाँ, सब, तो ये तो यूएई है, तो इसलिए पता था कि आप देखें अब सऊदी अरब को जो है, आपको पता है कि वो सुएज कनाल के पास इसराइल बैठा है। तो सऊदी के नक्शे पे आए, अब वो जो रेड सी और अरेबियन सी के बीच में, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बाबल मंदब नाम है, क्या नाम है, जहाँ पे रेड सी और अरेबियन सी मिलते हैं, वहाँ पे यमन और अफ्रीका के बीच हाँ, में थोड़ा सा यमन बना, का बिल्कुल अफ्रीका के थोड़ा सा वहाँ लगा पे है, हाँ, सोमालीलैंड उन्होंने खड़ा कर दिया था, यमन का जो इसराइल के एलाई बनना था। और साउथ यमन में जो सऊदी अरब की एलाइज थे, जो सऊदी अरब से डायरेक्ट एक्सेस दे सकते थे अरेबियन सी का, वहाँ पे उन्होंने अपने एलाइज को मारने के लिए साउथ यमन बना रहे थे इमाराती, और फिर ईस्ट पे जो है इमाराती बैठे हुए थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और ये सऊदी अरब इनसर्कल हो रहा था पूरा, मतलब और पूरा ये सऊदी ट्रैप अरब हो ने रहा था कि लेटेस्ट कर अपना दिया। अपना हाँ, बिजनेस फिर कहाँ से लेके जाएगा अपना और ऑयल। सऊदी अरब को ये था कि ये क्या हो रहा है ये, और ये हमारे और यूएई जो है वो जो गल्फ कंट्रीज कहते हैं, हम लोग सब सिस्टर कंट्रीज है, शकीका, राइट, शकीका। तो ये कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये बैठे बैठे हमें जो है सर्कल कर रहे हैं ये बैठ के। तो literally they sent out their air force and they bombed UAE सही assets and they said you need to सही leave, or immediately, मतलब ये था, और 24 hours या 48 hours में सारे UAE forces they all left Yemen,
और फिर जा करके इन्होंने सूडान में जो है इनसे कहा कि यू नीड टू लीव, और फिर लीबिया में जो है हफ्तर जो है ये यूएई का एजेंट था, अ, और तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को लेकर के आया कि इसको एयरक्राफ्ट बेचो ताकि हमारे एजेंट बन जाए। अच्छा। और फिर दूसरे साइड पर टर्की के प्रो टर्की वाले थे, तो उनके साथ थोड़ा वो रिकन्सिलिएशन करवा रहे हैं, ताकि यूएई को निकाले, इसलिए कि यूएई जो है सऊदी अरब का ऑपोजिट है। यूएई इज एन एजेंट ऑफ केओस, ये हर जगह अच्छा। केओस डालते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, आके बीएलए वगैरह जो है पाकिस्तान में जो बलूची लिबरेशन है, इसमें यूएई की फंडिंग है। यमन में इनके केओस है, सूडान में इनका केओस है गोल्ड छीनने के लिए, लीबिया में इनका केओस है, जहाँ भी इस्लाम का नाम कोई उठाता है वहाँ पे केओस डालते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली यूएई का ट्रैक रिकॉर्ड है इन द लास्ट 10-20 ईयर्स, और सही। ये इसराइल के साथ मिले हुए हैं। तो इनकी अलायंस एक बन गई है। तो सऊदी अरब की अलायंस जो है पाकिस्तान के साथ बन गई है। 10 साल पहले जो है इनकी टर्की से बड़ी नफरत थी, लेकिन अब टर्की से अब ये हाँ, बहुत करीब हो गए हैं। करीब हो गए हैं अब काफी। हाँ, और ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की अलायंस थी, इसमें टर्की को भी शामिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कर ये रहे हैं अभी बात, बीच में, सुना लेकिन है कि अभी चल वो रही है थोड़ा बात। फेल हो गया था। लेकिन अभी एक वो बन रहा है, उसमें कतर भी शामिल है। लेकिन कतर है छोटा सा मुल्क है, उसमें पैसे हैं उनके पास और कुछ नहीं है। हम्म, तो और लेकिन अब जीसीसी सही। भी जो थोड़ा टूट रहा है, उसमें कुवैत और बहरीन जो है ये नॉर्मली सऊदी अरब के सर्किट में कंप्लीटली होते थे, और ये यूएई की साइड पे आ रहे हैं थोड़ा, अच्छा। बिकॉज दे अच्छा वांट तो टू बी इसका मोर अग्रेसिव। इसका 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 एंड क्या नजर आ रहा है? ये वॉर अभी खत्म होगी या चलती ही रहेगी? इसके और कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ये जो वॉर कि चलेगी लीड, अभी। मतलब अभी तो लग रहा है कि कांग्रेस, क्योंकि इनके पास शायद 60 दिन का वो कह रहे पीरियड था। अब उसके बाद इनको जो है ना वो ये क्लियर करना है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उसके लिए शायद फंडिंग भी और लेनी है। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि ये खत्म होगी या अभी चलेगी और मजीद जो है, और ये मतलब और इन्फ्लेशन होगी यहाँ पे तो अभी हाँ, अच्छा पेट्रोल खासा मैंने प्राइसेस आज हाँ, मैं और आज मैं इसके देखा था साथ ही $5 से इस ऊपर चला गया है यहाँ हाँ, पे। इसके साथ ही मैं भी ऐड कर दूं कि फिर ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हल क्या बनेगा? मतलब अमेरिका ने अलग ब्लॉकेट किया हुआ है, उन्होंने अलग ब्लॉकेट किया हुआ है, वॉर तो चल रही है, वॉर का क्या होगा आगे, और फिर इसका आखिरी का नतीजा क्या निकलेगा? क्या वाकई बिल्कुल फ्री हो जाएगी सप्लाई, या कि फिर कोई और अरेंजमेंट होगी? इस हवाले से नहीं, क्या मुझे ख्याल है? मुझे अब नहीं लगता कि अब ये जंग जो अभी ख़त्म नहीं हुई है, द वॉर इज़ नॉट ओवर। अभी ये जो है ये रीस्टॉकिंग कर रहे हैं सब लोग, दोनों साइड पे। ईरान भी तैयार हो रहा है जंग के लिए, इसराइल तो आपको पता हो तो तैयार है जंग के लिए हमेशा, और अमेरिका भी जो है देर प्रिपेयरिंग एंड देर गेटिंग रेडी। और इसका मतलब ये है कि अब ये बस सब जो है बहाना ढूंढने के लिए वेट कर रहे हैं। ये लीगलीज जो है ना, ये जो कि बस 60 डेज के ये करना था वो करना था, ये सब जो है जब जंग छिड़ जाती है ना तो ये सारा लॉ साइड पे चला जाता है। इसलिए कि आप बीच जंग जो है आप कानूनी तौर पे नहीं रोक सकते कि भाई अब हमारा कानून कहता है कि जंग आप सिर्फ 60 डेज की हो सकती है, अब 61 डेज हो रहे हैं, अब अपने फौजियों से कहो गन छोड़ के आ जाओ, ये नहीं होता, और ये सबको पता है। तो ये अभी क्योंकि सीज फायर हुआ तो उन्होंने कहा हाँ, रुक गया है, कहने की खातिर रुक दिया है। लेकिन रुक अगर गया, जंग चल हाँ। रही होती तो ये कहते कि नहीं, इट डजंट मैटर, बिकॉज वॉर इज वॉर, right? Once there's hostilities, there's hostilities. It is what it is. आप अपने फौजियों से ये थोड़ी कह सकते हैं भाई कानूनी तौर से खत्म हो गई जंग, जंग चल रही है तो जंग चल रही है। तो नाउ देर जस्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट स्पार्क। अब वो स्पार्क जो है ईरान से नहीं आएगा, अमेरिका से नहीं आएगा, तो इसराइल से आ जाएगा। उनको उनको कोई मसला हाँ, नहीं है इसराइल से स्पार्क तो आ ही क्रिएट करने जाएगा, के लिए। वो तो बैठा है इसीलिए। आ, हाँ। वो तो आ ही जाएगा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो तो आ ही जाएगा स्पार्क कहीं ना कहीं से। फिर दूसरा ये कि एंड एंड रिजल्ट क्या होगा? आपकी प्राइसेस बढ़ेंगी, आपके खाने पीने की प्राइसेस बहुत बढ़ेंगी, इसलिए कि सब पेट्रोल का सोचते हैं, लेकिन आपके 20 या 30% फर्टिलाइजर जो है वहाँ से आता है, आपकी गल्फ कंट्रीज से। और इसका मतलब ये कि आपके खाने की प्राइसेस बहुत बढ़ेंगी, जैसे खाने का प्रोडक्शन कम होगा, खाने की एक्सपोर्ट्स कम होंगी, इसका मतलब पाकिस्तान, अमेरिका, जहाँ भी आप रहते हैं, आप खाने की शॉर्टेज होगी और खाने की प्राइसेस बहुत बढ़ेंगी। आई मीन योर ग्रोसरी प्राइसेस आर गोइंग टू बी थ्रू द रूफ। लेकिन इंशाल्लाह अमेरिका में फ़ायदा ये है कम से कम कि अमेरिका प्रोड्यूस बहुत करता है खाना, most likely you will still have food. Like in countries that don't produce food, including Gulf countries, fertilizer produce करते नहीं, they cannot produce food, they're deserts, there can be famine. They can have a very, very short supply of food. So they know this. तो इनके पास जो है बहुत एक this it's a very serious issue for them. और जो गरीब ममालिक है उनके लिए बहुत बड़ा मसला होगा। जैसे खाने की प्राइस बढ़ जाती है तो इट डजेंट मैटर कि आपके पास खाना रखा है, स्टॉक में नहीं रखा है, प्राइस इतनी हो जाती है तो गरीब जो है वो बेचारा भूखा रहता है। इन टर्म्स ऑफ नेविगेशन, आई डोंट थिंक कि ईरान जो है अब वो एक दफ़ा वो चार्ज करना शुरू हो गया कि अब वो कहेगा कि अब फ्री है।
इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, बल्कि हाँ, मुझे उल्टा अब लगता है एक इफेक्ट क्या दफ़ा होगा आपको जो शुरू हम कर दे दुनिया में तो देख रहे हैं। हाँ, अब उल्टा इफेक्ट ये है कि अब ये जो बाकी जो जगह स्ट्रेट्स हैं ना, अब जैसे इंडोनेशिया में स्ट्रेट्स हैं और बाकी ममालिक में जो है अब ये चार्ज करना शुरू कर देंगे। ये कहते हैं कि अब ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का चक्कर ख़त्म हो गया है। जैसे कि अब ईरान चार्ज कर सकता है, हम क्यों नहीं चार्ज कर सकते? तो ये इंटरनेशनल वाटर्स नहीं रहेंगे बेसिकली, इस पे भी ये जो है ना वो देखिए, जद्दा टैक्स लग जाएगा। हाँ, देखिए ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इज नॉट इंटरनेशनल वाटर्स। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो लेकिन टोल तो क्योंकि नहीं था कोई उसके ऊपर, पहले कोई टोल नहीं था बेसिकली। कोई टोल नहीं था, लेकिन क्योंकि पैसेज नहीं था तो वो फ्री पैसेज देते थे। बट टेक्निकली इट्स नॉट इंटरनेशनल वाटर्स, इसलिए कि डिस्टेंस इतना कम है कि द वाटर्स बिलोंग टू ओमान एंड ईरान। नहीं, लेकिन इसकी हुँ। इस जंग की जो असल कॉस्ट है वो तो अमेरिकन ही बेयर कर रहे हैं। देखिए ना अभी अभी जो भी अच्छा वो टैरिफ की वजह से या जो भी है, लेकिन आपने देखा होगा ग्रोसरी की प्राइसेस प्लस ये क्लोथिंग वगैरह, गैस की प्राइसेस। अब वो अभी कल जो एक हियरिंग हुई है उसमें उसने बताया कि इसका जो नेक्स्ट ईयर है ना वो $5,000 मेरे ख्याल में पर फैमिली इंक्रीज हो जाएगा, ये उसके जो एक्सपेंसेस में ना। दैट्स जस्ट गैस। हुँ। अच्छा, जो उन्होंने सिर्फ़ गैस का बोला। बहरहाल मैंने तो ये ऑब्ज़र्व किया है कि अभी जब मैं गया, तो मैंने देखा कि हर और चीज़ ही ग्रोसरीज जो है वो हाँ, प्राइसेज़ जो है डबल हो गए हैं ना। और और सिर्फ अच्छा आप अमेरिकन नहीं देखें, है, सिर्फ अमेरिकन नहीं अच्छा है। आप पाकिस्तान में आके पीएसएल में क्यों मना कर दिया था फैंस के बारे में? सारी दुनिया प्राइस पे कर रही है इसको। और अब देखें ना, जो जो कंपनीज़ हैं, जो एयरलाइन्स हैं, उनको अपने जेट फ्यूल की वज़ह से प्राइस बढ़ाने हैं। तो ट्रैवलिंग कम होगी, मतलब बिज़नेसेस तो श्रिंक हो रहे हैं बेसिकली। तो इसका इसकी कॉस्ट तो मतलब दुनिया या तो बेयर करेगी जो भी है, या अमेरिकन्स भी कर रहे हैं। मतलब कंपनी ज़ाहिर-सी बात है सर्वाइव करना है इसके अंदर। अब जितनी इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी लोग खरीदना छोड़ देंगे चीज़ें। मतलब हुँ, अब हम भी जाके देख रहे हैं, मैंने कुछ ब्रांड्स को देखा है कि जो कि डबल हो गए एकदम से ना। तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि लोग उस तरह से नहीं खरीदेंगे, तो ये तो बहुत बड़ा एक नुकसान अमेरिकन्स को भी हो रहा है। इसमें क्या गवर्नमेंट को कोई ये रियलाइज़ेशन नहीं है कि ये मतलब क्या हो रहा है? अपना यहाँ पे ठीक-ठाक नुकसान हो रहा है इसका तो, इस वॉर का। देखिए गवर्नमेंट को रियलाइजेशन है। ओ लेकिन मसला ये हो गया है कि ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इस लेवल पे है कि दे डोंट केयर। इसमें ये है कि इनके एक्सट्रीमिस्ट आ गए। ये आपकी आपकी गवर्नमेंट जो है ये एक्सट्रीमिस्ट की है। ये गवर्नमेंट जो है ज़ायनिस्ट है, ये इसराइल प्रो इसराइल है, एंड देयर नॉट ओनली प्रो इसराइल बिकॉज़ दे आर जूइश। हम लोग समझते हैं कि बिकॉज़ यू आर जूइश यू आर प्रो इसराइल। नो, इसमें आपके क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट भी बहुत है। आपके जो आपका वॉर सेक्रेटरी है, पहले डिफेंस सेक्रेटरी होता था, ही कॉल्ड इट डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, तो जंग हुँ, करने आया है ये। हुँ। ही इज़ अ क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट एंड ही इज़ नॉट इवन क्रिश्चियन, ही इज़ नॉट इवन होता है इतना रिलीजियस भी नहीं है। अचानक से रिलीजियस बना है, जंग करने का शौक है इसको। और फिर अचानक से ही वांट्स टू बी अ क्रूसेडर, ही वांट्स टू गो फाइट मुस्लिम्स। इसका टैटू है, काफिर लिखा है इसके टैटू पे, पीट हेग्सेट जो है? पीट हेग्सेथ। हुँ। अगर आप उसे कभी टैटू देंगे, काफिर का टैटू टैटू लगा, और एक क्रॉस लगा जो क्रूसेडर्स का क्रॉस है। तो ये लोग जंग करने आए, इनको कोई फर्क नहीं। कहते हैं ये तो कॉस्ट है, आप जंग करते हैं तो कॉस्ट होती है, हु केयर्स। इनका ये एटीट्यूड है। और इसराइल का, बिकॉज दे हैव बीन पुशिंग दिस फॉर दिस, दे डोंट केयर। इसलिए कि ये कॉस्ट जो है दुनिया उठा रही है। अच्छा। और उनका दुश्मन, अगर आप पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान होते, अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया कॉस्ट उठाएगी लेकिन इंडिया तबाह हो जाएगा, अब आप हाँ कह रहे हो, हाँ हाँ हाँ। तो नहीं दैट्स मतलब सही दैट्स हाउ दैट्स एग्ज़ाम्पल सही यूजुअल है। हाँ। कैलकुलेशन, राइट? आपकी, तो वो कहते हैं ठीक है, इट्स अ वन टाइम थिंग, राइट? सही है, करने दो। कब होगा? 10 साल तक कॉस्ट उठाएंगे, ठीक है, उठा लेंगे। बट देन our biggest enemy possibly is gone, but the world will carry the burden. और इसराइल का तो आपको पता है, वो तो अमेरिकन एड पे चलते हैं, उनको कोई मसला नहीं है। वो अभी डील करने वाले हैं कि अगले 10-20 साल की जो है एड जो है अभी से लॉक इन कर रहे हैं, अभी क्योंकि से उनको पता लॉक है है। कि हाँ। फ्यूचर जनरेशन जो है उनको एड नहीं देगी। फ्यूचर जनरेशन कहेगी भाई ये क्या है, तुम तो हमें खा गए हो। लेकिन उनको असलियत ये पता है कि अमेरिका में शायद गुर्बत आ जाए कि अमेरिका एड नहीं दे पाए। हुँ, पॉलिटिकली जो है एड देना एक मसला हो मुश्किल हो सकता जाए। है इफ द हुँ, इकोनॉमी क्रैशेस और गोज इन अ लॉन्ग टर्म रिसेशन। और आपके सारे इंडिकेटर्स जो है स्टॉक मार्केट के अलावा जो है आर इंडिकेटर्स ऑफ रिसेशन। हुँ। और दूसरा ये कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो बैठा है अमीर है, इज अ बिलियनर। जो बिलियनर बैठा है उसको क्या फर्क पड़ता है कि आपकी खाने की प्लेट जो है $10 की है, $50 की है, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो भूखा नहीं मरेगा। अच्छा कुतुब भाई ये बताएँ कि ये इतना आई मीन इन्होंने जो भी इनका प्लान जैसे ग्रेटर इसराइल का है कि एक मसाया आएगा जो कि दज्जाल होगा। तो
क्या हो जाएगा उससे यार? मतलब अभी भी तो आपके पास सब कुछ है भाई, पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, हर चीज है, उससे क्या हो जाएगा? हुकूमत हो जाएगी दुनिया पे भाई, अभी भी अच्छी खासी कर रहे हो। इसलिए होना क्या है? अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर कि जब आपको, अब ये भी जाहिर सी बात है, पीपल ऑफ द बुक है ये, तो उस, और इनको 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 ज्यादा पता है क्योंकि इनकी तो फिर भी चीजें इतनी ऑल्टर नहीं हुई है ना, मतलब क्रिश्चियंस की तो हो गई, तो वहां पे एडिशन भी हो गया चीजों का। उनके पास उस तरह से नहीं है, लेकिन इनके पास इस तरह नहीं हुआ। इनको उस वक्त भी मालूम था कि जो नबी हैं ये आखिरी नबी है, ये मतलब सारी निशानियां पूरी हो गई थी, तो इनको तो पता था। और अभी भी इनको ये पता है कि डूम्सडे होना है, कयामत आनी है, ये फिर भी मतलब ये करना क्या चाहते हैं इनका? इससे क्या हो जाएगा इससे? नहीं, ये पॉइंट एक अच्छा है दिव्य वैसे, कुछ कि उनको जो है वो एक इसराइल बना के मसीहा का इंतज़ार किस लिए करना है, जब ऑलरेडी एक अमेरिका सुपर पावर जो है वो उनके हाथों में है पूरा, खेल रही है जैसे वो कहते हैं उसी तरह करती है। तो वो तो ऑलरेडी सुपर पावर है दुनिया के एक तरह से देखा हाँ, जाए तो। तब उनको एक करना क्या इसराइल है भाई? बना के करना क्या है, मसीहा आके और क्या कर लेगा? बात ठीक है लेकिन ये कि मज़हबी अकायद ऐसे ही होते हैं। मतलब वो तो जब मसीहा आया था तो उसको तो माना नहीं उन्होंने, अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आएगा। तो ये चीज़ें रहती हैं कौमों में, ख़ासतौर पे मज़हबी कौमों में इस तरह की चीज़ें जो पेशेंगोइयों के हवाले से होती है ना, वो एक चीज़ मैं साथ ही साथ कहते चलूँ कि ये आम तौर पे होता ही है कि अल्लाह ताला की या अंबिया की जो गोइयाँ होती हैं ना, ख़ासतौर पे कौमों के हवाले से, वो कौमों की कारकर्दगी के हिसाब से होती हैं। वो अल्लाह ताला की कभी भी ब्लैंकेट वो नहीं होती। मसीहा आया था और आके चला गया, लेकिन उनको मतलब यहूदियों को कोई पावर नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि यहूदी तैयार ही नहीं थे उसके लिए। तो अल्लाह ताला की पेशेंगोई पूरी हो गई। अल्लाह ताला ने कहा था मसीहा आएगा, वो तुम दुनिया पे राज करोगे, जिसे कहते हैं ना, तुम मतलब मजबूत हो जाओगे, तुम्हें सुपर पावर मिलेगी। जाहिर सी बात है, अगर जैसे कहते सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिली थी, अगर वो मानते दोबारा से ईमान लाते, सब कुछ करते, तो उनको मिलती। अल्लाह ताला का वादा था, लेकिन कौम तैयार नहीं थी तो नहीं मिली। तो अल्लाह ताला का कोई वादा नहीं, जैसे कि अल्लाह ताला का वादा पूरा नहीं हुआ या पेशेंगोई पूरी नहीं हुई, पेशेंगोई हो गई। कौमों के हिसाब से इस तरह की पेशेंगोई होती है अल्लाह ताला की, कि भाई आएगा, तुम सुनोगे तो होगी, तुम नहीं सुनोगे तो कुछ नहीं होगा आगे। तो इस तरह की चीज़ होती है। तो वो तो अब उन्होंने नहीं सुना, अब आगे कोशिश करते रहें, जितनी कोशिश कर रहे हैं, हमें पता है, मतलब एटलीस्ट हमारे यहाँ तो पता, हमें तो पता है ना कि उनका मसीहा आके जा चुका है। अब वो जो चाहे करते फिरें, अब वो इस्राएल बना लें, कुछ बना लें, अब उनका मसीहा नहीं आना। अब वो जब तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानेंगे, उनके साथ कुछ नहीं होना। तो ये बात तो अब बात तय हो गई ना उनके लिए, एटलीस्ट हमारे इत्तेकाद के हिसाब से। तो वो ये अब वो मज़हबी एक ग्रोह है, और बल्कि ये बात तो है कि इवन ज़ायनिज़्म जो है वो कोई मज़हबी ग्रोह भी नहीं है उनका, मतलब वो तो कोई ऑर्थोडॉक्स जूइश है भी नहीं। तो ये तो मज़हब से इतना ज़्यादा क्लोज़ है भी नहीं, वो तो बस एक चीज़ मज़हब की उठा ली है उन्होंने, उनको बस एक सुप्रीमेसी चाहिए। ये उसको मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए, वरना ये ज़ायनिज़्म एक्चुअली कोई मज़हबी वो नहीं है इनकी तहरीक। ये बहुत ज़्यादा मज़हबी ग्रोह नहीं है ये, जिसको हम कहते हैं ना, ये सारे नॉन रिलीजियस किस्म के लोग होते हैं जिन्होंने इसराइल बनाया है और जो अब आगे लेके चल रहे हैं। ये कोई इतने रिलीजियस लोग नहीं है, लेकिन बस वो एक चीज़ उठाते हैं अपने मज़हब से और उसको फिर कोशिश करते हैं कि आगे लेके चलें, उसी अच्छा को इमाद बुनियाद भाई, बना के। आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये बताएं कि अभी ये यानी कि ये लास्ट टर्म में भी आया था, उस टाइम पे तो कुछ नहीं किया, हालांकि वो तो प्रेस कर रहा है, नेतन्याहू तो बहुत पहले से प्रेस कर रहा है कि ईरान पे किया जाए, ये वो जो भी उसके निफेरियस किस्म के प्लान्स हैं। तो ये आपकी मतलब किया है, क्या इसमें वाकई एप्स्टीन फाइल्स का हाथ है और उसी की वजह से ये मजबूर हुआ है, या ऐसा नहीं है? आपको लगता है कि नहीं, ये बस एप्स्टीन फाइल का कोई सीन नहीं है, ये बस आपकी मर्तबा वही इन्फ्लुएंस हुए हैं और इन्होंने प्लान किया है कि अब नाउ और नेवर, तो ये चीज है। देखिए, मजबूर क्यों हुआ है ये आपको नहीं पता। वजह वजह क्या है, क्यों है, कैसे हुआ है। एप्स्टीन फाइल्स का बिल्कुल रोल हुआ होगा। पहली दफ़ा भी जब आया था तो इसने जो है इब्राहिम अकॉर्ड जो है पहली दफ़ा इसने करवाया था। तो ये सब चीज़ें जो है ना अचानक से नहीं होती हैं। आप जंग भी आपको छेड़नी होती है तो आपको अलायंसेस बनानी होती हैं। तो हो सकता है पहली दफ़ा इन्होंने सोचा होगा कि अलायंसेस बनाएंगे। तो जब पहली दफ़ा आया था तो यूएई और सूडान और ये सब जो है आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये इसराइल के साथ अलायंस बनाएंगे। और ये मिडल ईस्ट का नक्शा चेंज कर चुका है। उस वक्त तल अवीव इनका कैपिटल होता था एज फार एज यूएस वाज कंसर्न। यूएस ने एम्बेसी जेरूसलम भेजी है। गज़ा में इनको पूरा ग्रीन लाइट दिया है। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो दिया है ये ट्रम्प के बाद जो है ये सारा एक तरह से, वो मैंने कहा था ना कि यूएस जो जनरली एक तरफ से ब्लैंक चेक देता है, लेकिन वो कंप्लीट ब्लैंक चेक नहीं देता था। ट्रम्प के पहले एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो है कंप्लीट ब्लैंक चेक हो गया था। तो ये एक तरह से एक नई चीज़ आई थी उस वक्त। वेस्ट बैंक में भी अभी आप देखें तो ये जुडेयन समेरिया कहते हैं, ये वेस्ट बैंक कहते भी नहीं है, जबकि वेस्ट बैंक जो है वो इट्स
Under American law, is Palestinian territory. It's not Israeli territory. East Jerusalem is Palestinian territory. It's not, or Jerusalem as a whole under U.S. law is meant to be something that's divided. That's to be determined at a future date under the Oslo Accords और ये सब जो है अभी कहते नहीं ये सब इसराइल के साथ. तो इन्होंने जो है ये पहली दफा ही जो है आके बहुत प्रो इसराइल स्टैंसेस रखे थे और लोग कहते हैं कि ये शैडो प्रेसिडेंट जो है आपके जैरेड कुशनर था या की जो पॉलिसी मिडिल ईस्ट में बनती थी ये जैरेड कुशनर करता था. तो जब जाहिर है ईरान से इनको जंग करनी थी, अभी ये इतनी बड़ी जंग करनी है तो आप बैठे बैठे नहीं करते. अब इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट. आपको सारी चीज़ें अलाइन करनी होती हैं. आपकी फ़ौज उस वक्त इराक में फंसी हुई थी, अफगानिस्तान में फंसी हुई थी. तो यू कैन नॉट जस्ट गो इनटू अ वॉर. अमेरिका को हम लोग जो है हमारे दिमाग में है कि सम मैजेस्टिक सुपर पावर विद अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड सो ऑन. अमेरिका की भी लिमिटेशंस होती हैं. एक वक्त पे एक या 1.5 मुल्क से लड़ सकता है. तो आपकी फ़ौज अगर अफगानिस्तान में बैठी हुई है, फंसी हुई है, तो आप ईरान से नहीं लड़ सकते. आप अभी देख रहे हैं कि इनकी कितनी फ़ौज स्ट्रेच आउट हुई हुई है ईरान से. ईरान इज़ अ वेरी पावरफुल कंट्री. इट्स नॉट इराक, इट्स नॉट अफगानिस्तान. तो देयर आर ऑल दीज इश्यूज एट प्ले. तो इनको ये सारी चीज़ें अलाइन करनी थी. अब ये अलाइन हो गई हैं तो अब ये कर सकते हैं ये सब चीज़ें. तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स प्लानिंग. और फिर यूएस के भी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं. इनकी मिसाइल प्रोडक्शन भी लिमिटेड है. एवरीथिंग इज़ लिमिटेड, और इसराइल की लिमिटेशंस और ज़्यादा है. तो क्वांटिटी से गेम है. टेक्नोलॉजी की आप टेक्नोलॉजी जितनी भी आगे हो जाए, आपके मिसाइल्स जितने भी हो जाए, आपके मिसाइल्स हमेशा फाइनाइट होते हैं, इन्फिनिट नहीं होते. आपके फौजी हमेशा फाइनाइट होते हैं, इन्फिनिट नहीं होते. आपकी शिप्स फाइनाइट होती हैं, इन्फिनिट नहीं होती. तो ऑल ऑफ दैट हैड टू बी सॉर्टेड आउट. आप डेकेड्स से आप जो है 2001 से यूएस मिलिट्री जो जंग पे लगी हुई थी, एंड दे वर फाइटिंग वॉर्स कॉन्स्टेंटली आफ्टर 9/11. तो द मिलिट्री नीडेड अ ब्रेक. तो ट्रम्प का पिछली दफा आया था क्या था, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ नो वॉर्स. तो ही वाज गिविंग अ ब्रेक. अब आपकी ये सब देख, यू हैव टू लुक एट ऑल ऑफ दैट इनटू. जब आप बड़ी जंग में जा रहे हैं तो आप यू कैंट जस्ट गो वॉर टू वॉर टू वॉर टू वॉर टू वॉर टू वॉर. आपकी फौज टूट जाएगी. इट्स देयर स्टिल ह्यूमन बीइंग्स. बटन दबाने वाला भी ह्यूमन बीइंग है. जिसको लड़ना है वो इंसान है, चाहे जितना ही मिसाइल फेंक रहा हो उसको. देयर इज लिमिटेशंस टू एवरीथिंग. तो और सही ये है. सब प्लान्ड आउट होता है. दिस इज नॉट बैठे बैठे नहीं होता कि भाई आज एप्स्टीन फाइल हो गई है, चलो कल मिसाइल मारना शुरू करते हैं ईरान पे. दैट्स नॉट हाउ इट हैपेंड. बट आई एम श्योर इट प्लेड अ रोल. तो ये एप्स्टीन फाइल्स जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है. इनको पता था पहले से. दीज आर मतलब अगर एप्स्टीन, इफ द एप्स्टीन इशू इज ट्रू कि ये इजरायली एस्पियोनाज नेटवर्क था या CIA या जो भी है, हु नोस, राइट. तो ये तो एक्सपोज हुई हैं अभी पिछले सालों में, लेकिन जो ये लोग जनरेट कर रहे थे डेटा, that data has been around for वो तो था how many पहले से. years, and that could have been used last time too. What's stopping them from doing that? ये तो public eye को अभी पता चला है. हाँ, ये तो है पॉइंट. तो भाई सही. आपने कोई सवाल करना है तो कर ले. मेरे ख्याल में वीडियो काफी लंबी हो गई है हाँ, नहीं इस मेरे सवाल ख्याल से से. हो गया सवाल. माशाल्लाह काफी ठीक है, सैर चलें. हासिल आपका गुफ्तगू बहुत हो बहुत गई. शुक्रिया इमाद भाई. इंशाल्लाह आपसे आपको और भी उम्मीद है कि आप दोबारा आएंगे. बहुत अच्छी आपसे इंशाल्लाह. गुफ्तगू रही. हम्म. और मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं. तो इसको ख़त्म करते हैं यहाँ.